इलाहाबाद का लौंडा देश के बाकी लौंडों से अलग कैसे होता है? वहाँ की पाठशाला में जिसने पढ़ लिया ना उसे कभी डिप्रेशन नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ हो सकता है। अब मीडियोकर लड़का जो किसी के लिए इंस्पिरेशन नहीं से आईआरएस बनना, इस देश में फिट इंडिया मूवमेंट के पहले सिविल सेवक ब्रांड एम्बेसडर बनना, 46-51% से यूपीएससी कैसे क्लियर हो गया आपसे? फिर जब जागो तभी सवेरा। 46% मेरे नंबर थे, लेकिन मेरी काबिलियत का पैमाना नहीं थे। रहीमन मूलई सींचिए फूलई फलई अघाए। देश के बच्चों को आपको बताना हो हाउ टू क्रैक यूपीएससी। आपको अगर आना है यूपीएससी के लिए, सिर्फ मन में एक ही बात चलनी चाहिए, यूपीएससी यूपीएससी यूपीएससी। कि संशयत विनश्यत आत्मा, संशय से आत्मा का विनाश होता है। आधी लड़ाई वहीं हार गया। आधी लड़ाई नहीं, पूरी। कई लोग कहते हैं कि यार हमारी अंग्रेजी कमजोर थी इसलिए हम यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाए। करना नहीं चाहते थे और अंग्रेजी के ऊपर एक बहाना चेप दिया कि भाई मेरी अंग्रेजी कमजोर थी इसलिए मैं नहीं कर। 3 बातें आपको बतानी हो कि ये करो और 3 बातें ये ना करो जब तैयारी कर रहे हो। कि हम कुछ दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं साथ में, कि वो सब कुछ एक ही उसमें मत डाल दो। पता लगा सब कुछ यूपीएससी के लिए डाल दिया, नहीं हुआ तो क्या करेंगे। अगर इस तरह से आप आ रहे हो ना तो मत आओ। इंटरव्यूज यूपीएससी के बड़े चर्चा में रहते हैं, तो यूपीएससी के इंटरव्यू में क्या सावधानी बरतें? आपका इंटरव्यू कहना ही गलत है। वो इंटरव्यू है ही नहीं है, वो बेसिकली पर्सनालिटी टेस्ट है। पहली बात, जैसे हो ना आप वैसे ही जाओ। क्या बिना कोचिंग की यूपीएससी क्रैक हो सकती है? 200%। पढ़ाई का सिर्फ माहौल चाहिए। आप जब तक खुद नहीं पढ़ोगे ना, आप कुछ नहीं करने वाले। किसी के पढ़ाने से आप ज्ञानी नहीं बन सकते। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं कि कोचिंग ही आईएएस बना देगा, बिल्कुल भी नहीं है। 11वीं 12वीं का कोई बच्चा है जिसे यूपीएससी क्रैक करना है, समझदार हो गया वो, अब उसे 11वीं 12वीं से क्या करना चाहिए ताकि उसकी कहानी आगे इजी हो जाए? अगर आपने बुनियाद अपनी सही कर ली, यूपीएससी अपने आप में है क्या, इसकी डिमांड क्या है, अगर मैं क्या करूंगा तो इसे क्लियर कर सकता हूँ। फिट इंडिया मूवमेंट, हाँ जी। उसमें आप पहले सिविल सेवक ब्रांड एम्बेसडर। ट्रेडमिल पे दौड़ते हुए लिगामेंट में इंजरी हुई तो डॉक्टर ने बोला कि बेटा अगर इसी तरह तुम्हारी ग्रोथ चलती रही, घुटने उठने खराब हो जाएंगे तुम्हारे जो हालात हैं। मैंने कहा मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा इसे। हाथी हुआ, गेंडा हुआ, घोड़ा हुआ, ये वेजिटेरियन है, घास फूस खाते हैं और बढ़िया देखो टाइट होते हैं। वेजिटेरियन वाले लड़के कहते हैं कि यार तुम्हारा हमारा नहीं बनता। हाथी देखने में बहुत तगड़ी होती है, सिर्फ घास खाती है, लेकिन पता कितना घास खाती है दिन भर में? 100-200 कुंतल घास खा जाती है हाथी। आप 200 कुंतल घास खा लीजिएगा, आप मुझे बताइए। आप कस्टम में भी थे, सोशल मीडिया पे आए दिन कस्टम के बड़े वीडियोस आते हैं, चोरी कलाकारी की पराकाष्ठा को पार करते वीडियोस। एक पैसेंजर तो उस मेटल डिटेक्टर से जो है निकल रहे थे, जैसे जाएं तो वहाँ पे दिखाया कि भाई इनके पास कुछ मेटल है। गोल्ड स्मगलिंग करने के लिए बॉडी में ही कंसील कर लिया गोल्ड, छोड़े के अंदर। ऐसी चीज सुनी तो मेरे तो होश ही फागता हूँ, क्या दुनिया क्या कर रही है। मैं चाहता हूँ बच्चों को आप बताओ जो 46%, 51% या इससे कम पाकर सुसाइड कर लेते हैं। एक मार्कशीट डिफाइन नहीं कर सकती कि हम में क्या पोटेंशियल है। सही बात। जो आप फार्मूला देते हैं ना 3C वाला, तो जो ये तीनों सी है ना, पहला कॉन्फिडेंस, दूसरा क्लैरिटी, तीसरा कंसिस्टेंसी। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप शुरुआत कहां से करते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि जब आप वाकई में शुरुआत करते हैं तो आप कितनी शिद्दत से शुरुआत करते हैं, आप अपने पैशन को लेकर कितने प्रोफेशनल हैं। और यही अंतर बनाता है एक सक्सेसफुल और फेलियर इंसान के बीच में। आज जिस शख्स से हम आपको मिलवाने वाले उनकी कहानी खास है। खास इसलिए है क्योंकि जो शख्स 10वीं में 46% और 12वीं में 51% लाए, क्या वो आपके लिए आइकन हो सकता है? हो सकता है, अगर समय रहते उसने अपने आप को बदला हो। ये कहानी है नरेंद्र यादव की। आईआरएस नरेंद्र यादव जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सुमंकर भाई। ये सही कहा मैंने कि फर्क नहीं पड़ता शुरुआत कैसे करते हैं, फर्क ये पड़ता है कि जब आप सीरियस हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। 46%, 51% नंबर। सही अब मीडियोकर लड़का जो किसी के लिए इंस्पिरेशन नहीं था, ऐसा मत बनो। सही बात है। से आईआरएस बनना, इस देश में फिट इंडिया मूवमेंट के पहले सिविल सेवक ब्रांड एम्बेसडर बनना और इंडिया को कई जगह रिप्रेजेंट करना। सही बात है। इंस्पिरेशनल कहानी आपकी, बट इस कहानी की शुरुआत में ले जाओ। 46-51% से ये कैसे पॉसिबल हुआ? देखिए, जैसा आपने बोला ना, जब जागो तभी सवेरा, जो बहुत कॉमन बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं। 46% मेरे नंबर थे, परसेंटेज थे। ये बेसिकली आप कह लो अंक थे, लेकिन मेरी काबिलियत का पैमाना नहीं थे ये। आप अंक कुछ भी ला सकते हैं, लेकिन आपकी काबिलियत वो एक दूसरी चीज़ होती है जो आपको ही पता होती है कि आपके अंदर पोटेंशियल है कि नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि तुरंत ठप्पा लगा देते हैं, किसी के अंक कम आए तो नकारा है, किसी काम का नहीं है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारे समाज में जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी हो सकता है पढ़ाई भी ना किए हों, लेकिन बहुत काबिल लोग हैं, बहुत आगे तक गए। तो जो अंक है सर ना, मैंने अपनी काबिलियत को शुरू से जाना था, पहचाना था कि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ इसलिए मेरे अंक नहीं है। जिस दिन पढ़ूंगा उस दिन पूरे अंक आएंगे। तो बस इतनी सी बात थी कि भाई लोगों ने ठप्पा लगाने की कोशिश की
कि नाकारा है, निठल्ला है, कुछ नहीं करेगा, लेकिन मुझे पता था कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ जब मैं सीरियस होऊंगा। तो ये उसी चीज़ था, मैं सीरियस किसी और चीज़ में था ना उस समय। क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट को लेके सीरियस था, पैशनेट था, वहाँ अपना 100% देता था। लेकिन लोग तो अपने समाज में क्या, पढ़ाई करो तो वही एक पैमाना है कि आप काबिल हो कि नहीं है। नहीं नरेंद्र भाई, मेरे जहन में सवाल ये आता है कि हमारे देश में हर साल जब 10th और 12th के रिजल्ट आते हैं तो 10-5 खबरें तो आती हैं कि इन बच्चों ने सुसाइड कर लिया बिल्कुल आती है। क्योंकि नंबर कम आए, फेल हो गए। आपके 46% 10वीं में थे, 51% 12वीं में थे, और फिर आपने देश की सबसे टफ परीक्षा यूपीएससी क्लियर की। आप इस वक्त आईआरएस हैं, सीनियर लेवल पे हैं, जीएसटी अधिकारी हैं, अलग अलग जगह भी काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं उन बच्चों को आप बताओ जो 46%, 51% या इससे कम पाकर सुसाइड कर लेते हैं, कि जिंदगी कैसे आगे होती है, कैसे नंबर जो है, जो हम कहते हैं कि एक मार्कशीट डिफाइन नहीं कर सकती कि हमें क्या पोटेंशियल है। सही बात है। नहीं, मैं सारे बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि आपके अंक कम आ रहे हैं तो दो चीज़ें हैं। एक तो आप ये समझो कि आपने साल भर पढ़ा है क्या। नॉर्मली क्या होता है हमारे यहाँ सिस्टम क्या है एजुकेशन का, कि जब एग्ज़ाम आता है तो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो साल भर पढ़ रहे होते हैं। अगर आप उस कैटेगरी में हो जो एग्ज़ाम आ रहा है तब पढ़ रहे हो और आपके नंबर कम आ रहे हैं, तो आप रिलैक्स रहो, मतलब आप बहुत चिल हो और बहुत अच्छा करोगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने साल भर पढ़ा है और उसके बाद नंबर नहीं आ रहे हैं, फिर आपको एक बार रीलुक करने की ज़रूरत है कि आपके टीचर कौन थे या आपके पोटेंशियल क्या है, तब वो एक बार रीथिंक करने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, जो आपका प्रश्न था कि आत्महत्या करना, सुसाइड करना, ये कहीं से भी जो है ना, मतलब जस्टिफाइड नहीं है कि भाई आपके नंबर कम आ रहे हैं, आप डिप्रेस हो जा रहे हैं। ऐसा होता क्यों शुभंकर भाई ना, कि हमारे समाज में लोग एक्सपेक्टेशन बहुत लगा लेते हैं। एक्सपेक्टेशन क्या, अब जैसे मैं ही था, अगर हाई स्कूल में अगर मैं फेल भी हो जाता तो मुझे पता था ना मैं फेल हो सकता था। 46% तो जस्ट बॉर्डर लाइन ही था। लेकिन आप क्या होता है, समाज आपको नहीं जीने देता कि भाई फलाने का बेटा फेल हो गया। अब वो अपने पापा की इज्जत की वजह से, अपने घर वालों की इज्जत की वजह से कई बार ऐसे कदम उठा लेता है। लेकिन ऐसे चीज़ बच्चों को कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक फेलियर आपकी ज़िंदगी की दिशा और दशा तय नहीं कर सकता। जीवन बहुत बड़ा है और एक एग्ज़ाम, छोटा सा एग्ज़ाम, चाहे 10वीं का हो, 12वीं का हो, दोबारा तिबारा भी आप कर सकते हैं। कोई एक लाइफ में तो कोई ऐसा नहीं कि एक ही बार मौका मिल रहा है आपको। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि आपसे बेहतर जज आपका कोई नहीं। अगर आप अपने आप को जज कर पा रहे हो कि आपने अगर उन दिनों में पढ़ाई की है तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो आगे ये बढ़। यूपीएससी कैसे क्लियर हो गया आपसे फिर, अगर देखिए- आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था? देखिए, यूपीएससी को भी पहले अटेम्प्ट में तो 22 साल के आप थे। क्लियर होने के पीछे लॉजिक कुछ नहीं है सर। सिंपल सी बात है कि कुछ बेसिक्स फंडामेंटल चीज़ें होती हैं। अगर आपने, जैसे रहीमदास जी बोलते हैं ना, रहीमन मूलई सींचिए फूलई फलई अघाए। अगर आपने बुनियाद अपनी सही कर ली, जैसे एक पौधा होता है, आप उस पौधे के जड़ में पानी डालिए, पौधा बड़ा भी होगा, फूल भी लगेंगे, फल भी लगेगा। उसी तरह से यूपीएससी है। यूपीएससी में क्या है, मुझे पता था कि मैंने कभी बेसिक पढ़ाई भी नहीं की है ढंग से। तो मैं जब यूपीएससी की तैयारी शुरू किया तो पहले मैं समझा, पूरे इकोसिस्टम को समझा कि भाई यूपीएससी अपने आप में है क्या, इसकी डिमांड क्या है, अगर मैं क्या करूँगा तो इसे क्लियर कर सकता हूँ। तो जब मैंने ये देखा कि भाई मैं तो कक्षा 6 से मुझे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी लोग बोलते हैं पढ़ना चाहिए यूपीएससी के लिए। अब यूपीएससी में एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए, मेरा प्रश्न ये था, पढ़ना चाहिए तो क्यों पढ़ना चाहिए? अच्छा, इसलिए पढ़ना चाहिए कि आप एडवांस जो लेवल है उसको समझ पाओ, तो आपकी बुनियाद अच्छी रहेगी तभी समझ पाओगे। अब पता चला मैं ग्रेजुएट तो हो गया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, इतनी बड़ा, मतलब हमारा कहते नहीं पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी बोला जाता है, और मैं पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएट था सर। और आप मेरे को जो है ना फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटी का डिफरेंस पूछते ना तो शायद मैं हिल जाता, क्योंकि मैं भी उसी कैटेगरी का था। एग्जाम टाइम आएगा, क्वेश्चंस आएंगे, एक रात पढ़ के एक पास हो रात गए, पढ़ के पास 2 हो दिन गए। बाद पूछोगे तो याद नहीं। एकदम सही बात है। और बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, आपने भी किया हाँ, होगा, हो सकता है आपने भी किया हाँ होगा। हाँ, हमने बीटेक कैसे पास कर लिया। तो पढ़ाई का जो अपने यहाँ सिस्टम है बहुत ब्यूटीफुल है। तो करना सब कुछ अपने को ही था, तो इतनी क्लैरिटी थी मुझे कि भाई अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं कर लूंगा। तो ये सिस्टम समझ में आ गया कि भाई एनसीईआरटी इसलिए पढ़नी चाहिए कि आपकी बुनियाद अच्छी हो जाए, बेसिक्स आपके अच्छे हो जाएं। एक बार बेसिक्स अच्छे हो जाएंगे तो आपको एडवांस लेवल पे जाने में ईजी रहेगा, आप कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रहेगी। तो मेरे लाइफ में ना जो आप फार्मूला देते हैं ना 3C वाला, कि भाई आपकी क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। पहला कॉन्फिडेंस, दूसरा क्लैरिटी, तीसरा कंसिस्टेंसी। तो जो ये तीनों सी है ना, ये समहाउ मेरे को, अब तब तो आपसे मुलाकात नहीं थी, लेकिन ये पता था कि भाई क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। और कॉन्फिडेंस तो मेरे अंदर पहले से ही भरा पड़ा था कि यार 46% हो चाहे 51% हो,
अगर सही चीज़ करूँगा तो जो चाहूँगा कर लूँगा, काबिल तो हूँ, मेरे अंदर पोटेंशियल तो है। वो कॉन्फिडेंस, जो कन्विक्शन बोलते हैं ना, कि कन्विक्शन था कि मैं कर सकता हूँ, तभी तो मैं इलाहाबाद छोड़ के दिल्ली आया था। आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं इलाहाबाद में था तो पहली बार जब दिल्ली आया तब ट्रेन में बैठा था, मैं ट्रेन में भी नहीं बैठा था, और इलाहाबाद से दिल्ली में अकेले आया था, कोई साथ में नहीं था। तो सिर्फ एक लड़के का कन्विक्शन ही था ना कि वहाँ जाऊँगा, कोचिंग में एडमिशन लूँगा, पढ़ूंगा और सबसे बड़ा एग्जाम पास करके आऊँगा। तो जब मैं दिल्ली आया, क्या रैंक आई थी आपकी यूपीएससी में? 504 थी, 504 रैंक थी मेरी। और आप देखोगे जो कहानी जब शुरू हुई ना, ये जब मैं एनसीईआरटी करना शुरू किया तो 2 कोचिंग में साथ में एडमिशन ले लिया मैंने। 3 घंटा एक कोचिंग में, 3 घंटा एक कोचिंग में। और जब मैं 6 घंटे पढ़ के आता तो कभी इतना नहीं पढ़ाई की थी, 6 घंटे एक साथ, और घर पे कुछ पढ़ता नहीं था। तो मैं समझ गया भाई अगर कोचिंग खेलते रहेंगे ना तो पढ़ाई लिखाई तो होनी नहीं, कुछ नहीं होने वाला। आप 2 महीने के अंदर मैंने दोनों कोचिंग जो है छोड़ दी। समझ गया इनका पैटर्न कि भाई वहाँ पे क्या सिखाया जाता है, क्या करना है, कैसे करना है, करना अपने को ही है। जैसे होता नहीं कि भाई जब तक खुद नहीं पढ़ोगे ना आप कुछ नहीं करने वाले हो, किसी के पढ़ाने से आप ज्ञानी नहीं बन सकते, पढ़ना तो खुद ही पड़ेगा। तो जब ये चीज़ बात मैंने समझी तो फिर किताबें लेके अपने रूम में बैठा। और वहाँ भी कैसा होता था शुभंकर भाई कि दिन के टाइम पे जो है ना, मुखर्जी नगर का एरिया में मैं रहता था, सारे बच्चे जो है ना, जैसे इलाहाबाद का हॉस्टल्स होता है, बच्चे रूम में घुस जाएं और वही शुरू हो जाए, अब आएँ और गप मारना शुरू कर दें तो पढ़ाई वहाँ भी ना हो। और ऐसा हो जाए कि भाई आप किसी को भगा भी नहीं सकते रूम से, कोई आ गया दोस्त यार तो भाई बैठो, अब कुछ कुछ चल रहा है। फिर वहाँ मैंने जो है एक सिस्टम बनाया अपना कि भाई रात में पढ़ेंगे, दिन में सोएंगे, क्योंकि दिन में डिस्टर्बेंस पूरा था। अब आप किसी को भगा सकते नहीं रूम से, अब थोड़े इमोशनल लोग हम लोग, भाई दोस्त यार आ गए तो उनके साथ गप भी मारनी, ये नहीं बोल सकते भाई तुम जाओ पढ़ेंगे, तो बोलते थे बड़े पढ़ाकू हो रहे हो तुम यार, 2 मिनट बतिया लोगे तो क्या हो जाएगा, आजे पढ़ के तुम ससुर, हाँ आगे बढ़ के तुम ही हो जाओगे, ताना अलग से मिलता था। तो फिर ही लगता था भाई इसे बतिया ही लिया जाए। मतलब चीज़ें ऐसी होती थी कि रात के 9-10 बजे के बाद ना सारे निशाचर सो जाते थे, मतलब जिसको पढ़ना लिखना नहीं हो गया। अब रात के 9 बजे से मैं बैठता था, सुबह जब सूरज चाचा जो है अपने निकल जाते थे तब तक पढ़ता था, और उसके बाद उनको नमस्ते करके आराम से सोता था, फिर 1:30-2 बजे उठता था। तो ये रूटीन लगभग 8-9 महीने मैंने फॉलो की, और इस 8-9 महीने के अंदर इतना इंटेंसिव चीज़ें, इतना ज्ञान, इतना सब कुछ जो यूपीएससी की रिक्वायरमेंट थी वो मैंने इकट्ठा कर ली कि भाई ये है, और इतनी क्लैरिटी हो गई कि आज तक वो क्लैरिटी बनी हुई है। और हमारे एक मित्र होते थे, आपने कहानी पूछी है तो उनका जिक्र भी बहुत ज़रूरी है। वो हमारे रूम पार्टनर भी रहे कुछ दिन तक। तो सुबह उठते ही एक सवाल पूछते थे, नरेंद्र यूपीएससी में यार बहुत कम रिजल्ट होता है, 0.001% लोग सफल होते हैं, इतने लाखों लोग एग्ज़ाम देते हैं, और कोई जो है 400, 500, 700 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, अपना सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। यार मतलब ऐसा क्वेश्चन कोई सुबह सुबह उठ के हर दूसरे तीसरे दिन आपसे पूछे तो आपको कैसा लगेगा? आपका भी कॉन्फिडेंस हिलेगा, उनका भी। बिल्कुल उनका तो हिला हुआ है, वो उनका आपका भी तो हिलाना हमारा था। हिलाने की कोशिश कर रहे हैं वो। तो फिर उस कंडीशन में उनको एक ही चीज़ बोलता था, देखो भैया यूपीएससी का ये सिलेबस है जो डिफाइन है कि इसमें 4 चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर ये 4 चीज़ें मैं पढ़ के जाऊँगा, इसमें से कुछ भी पूछेगा मैं लिख के आऊँगा, मुझे नहीं पता बाकी, अगर मैं लिख के आऊँगा तो नंबर क्यों नहीं आएंगे, मैं क्यों सोचूं मेरा होगा कि नहीं होगा, एटलीस्ट जो चीज़ दिया गया मुझे मैं उसकी तो प्रिपरेशन ढंग से कर लूँ। मैंने कहा भाई आपका पता नहीं मुझे, मैं तो इतना पढ़ के जाऊँगा, इसमें से जो आएगा लिख के आऊँगा। मैंने वही फंडा फॉलो किया, मैं एकदम बॉदर नहीं करता था कितने लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, अपने को क्या करना है अपन उस पर फोकस रहते थे कि भाई अपने को ये करना है। और उस दरमियान ऐसा भी होता था कई बार कि टेस्ट देने जा रहे हैं, हो सकता है मैं फेल हो जा रहा हूँ टेस्ट में, मॉक टेस्ट में, या चौथे नंबर 5वें नंबर पे आ रहा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई टॉप करो नहीं करो, अपन तो अपना टेस्ट दे के आ जाते थे कि चलो अपने अभ्यास अपना हो गया। तो धीरे धीरे इन चीज़ों से जब हो रहा था और जो कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता जा रहा था, भाई मैं अपने सिलेबस पूरा कर लिया हूँ, ये लिख लिया हूँ, आंसर अपने बना लिए हैं, तो पहली बार जब अपना प्रीलिम्स दिया, पहली बार में प्रीलिम्स हो गया, मेंस देने गया, मेंस हो गया, और इंटरव्यू देने गया, इंटरव्यू हो गया। तो सर पता ही नहीं चला कब क्लियर हो तो गया अगर सब देश कुछ। के बच्चों को आपको बताना हो, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हाउ टू क्रैक यूपीएससी, 3 बातें आपको बतानी हो कि ये करो और 3 बातें ये ना करो जब तैयारी कर रहे हो। सबसे पहली चीज़ तो अपने ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए कि आप कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फुल कन्विक्शन होना चाहिए कि कहते नहीं अपन कर सकता वाली बात है कि अपन कर सकता है, तब तो आप आओ। अगर आप रात दिन क्या होता है ना कि एक और थ्योरी चलती है साथ में बच्चों के साथ कि हम कुछ दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं साथ में, अगर इधर नहीं हुआ तो उधर चले जाएंगे, वैसा नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, और एक और लोग ज्ञान देते हैं
डोंट पुट ऑल एग्स इन सिंगल बास्केट, कि वो सब कुछ एक ही उसमें मत डाल दो, पता लगा सब कुछ यूपीएससी के लिए डाल दिया, नहीं हुआ तो क्या करेंगे। अगर इस तरह से आप आ रहे हो ना तो मत आओ। आपको अगर आना है यूपीएससी के लिए, अटेम्प्ट लेना है, तो सिर्फ मन में एक ही बात चलनी चाहिए, यूपीएससी यूपीएससी यूपीएससी, और पूरा कन्विक्शन आपको होना चाहिए कि आप कर सकते हो। तो आपकी सफलता के जो प्रतिशत हैं वो 100% बन जाएंगे, क्योंकि आपने एटीट्यूड जो है सही बना लिया अपना कि आप कर सकते हो। दूसरी चीज़ कि क्लैरिटी होनी चाहिए पूरे सिस्टम की, मतलब सिलेबस की, कि भाई क्या सिलेबस है। हम लोग क्या करते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं, न सिलेबस देखते हैं, न पिछले साल के ढंग से क्वेश्चन देखते हैं, न पैटर्न समझते हैं। समझो पहले, अगर आप कोई गेम खेलने जा रहे हो, जैसे क्रिकेट ही आपको पसंदीदा गेम है, आप क्रिकेट खेलते हो, तो पहले समझते हो ना फील्डर कहाँ कहाँ लगा है। जैसे हमको पता लगे था आप शॉर्ट पिच बाउंसर मारे तो हम आपको लपेट लपेट मार रहे थे। हाँ, तो आपको पता है कि अभी अब उठी हुई बॉल आएगी तो मेरे को हुक करना है, पुल करना है, आपकी तरफ बॉदर नहीं करना। आप समझे ना उस चीज़ को। वही मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ कि आप जिस ग्राउंड में खेलने जा रहे हो ना, जिस गेम को, उस गेम को पहले समझो कि इस गेम में किस चीज़ की कितनी इंपॉर्टेंस है। आप गेम समझो, फिर उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। तो वही तीनों चीज़ें फिर आ गई कि भाई आपने पहले अपने आप पर कॉन्फिडेंस आ गया, क्लैरिटी आ गई, और कंसिस्टेंसी। और क्या ना करें यूपीएससी की तैयारी में, कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए? साथ के साथ मैंने बताया ना कि सबसे पहले तो सेल्फ डाउट ना रखें कि आपका हो सकता है कि नहीं हो सकता। जो बच्चा सेल्फ डाउट करेगा, वही हालत है ना, संस्कृत में जो एक छोटा सा श्लोक है कि संशयत विनश्यति आत्मा, संशय से आत्मा का विनाश होता है। अगर आपने अपने ऊपर संशय किया तो सर आप तो कहीं नहीं जाने आधी वाले। लड़ाई वहीं हार गया। आधी लड़ाई नहीं, पूरी, वो तो आधी कहने के लिए होती है। आपको अपने ऊपर ही डाउट है तो कौन आप पर विश्वास करेगा? यूपीएससी का बंदा क्यों विश्वास करेगा? आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं, आप कुछ कर सकते हो? तो यूपीएससी के तो लोग ही बैठे हुए हैं भाई जज करने के लिए कि आप इतने बड़े पद पे जाओगे, कुछ बनोगे, आपसे लीडरशिप क्वालिटी की उम्मीद की जा रही है। आप खुद ही डरे हुए हो कि मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लीड कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्यों लेंगे आपको? तो सबसे पहली चीज़ तो डाउट, सेल्फ डाउट तो एकदम आप बंद कर दो। सेल्फ डाउट तो आपको करना ही नहीं है। दूसरी चीज़ है जो कंसिस्टेंसी है। एक होती है इंटेंसिटी, एक होती है कंसिस्टेंसी। इंटेंसिटी जो होती है ना, आप 4 दिन बहुत अच्छा पढ़ते हो, लेकिन जो कंसिस्टेंसी होती है, चाहे आप 4 घंटे के बजाय 2 घंटे पढ़ो, लेकिन रेगुलर पढ़ो। तो कंसिस्टेंसी ऑलवेज बीट इंटेंसिटी। नाइस, तो ब्यूटीफुल थॉट। आपने क्या करना है कि आप भाई 4 घंटे के बजाय अगर आप 2-2 घंटे लगातार पढ़ोगे ना, तो आपके पास करने के जो परसेंटेज हैं बहुत ज़्यादा रहेंगे, हाई रहेंगे। लेकिन आपने इंटेंसिटी में नहीं जाना है, आपने समझना है धीरे धीरे, जैसे चूहा होता है ना, कुतरते 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 सब कुछ कुतर देता है, वैसे अगर आप लगे रहोगे ना तो आप पक्का कर जाओगे। हमने इस पे भी कुछ लिखा था। किस चीज़ पे? इस पे लगे रहो पे, कि लगे रहो, जमे रहो, डटे रहो। लगे रहो, जमे रहो, डटे रहो। दुनिया चाहे ना चाहे एक रोज तुम्हें सराखों पर बिठाएगी, लेकिन शर्त यही है, रोज लगे रहो, जमे रहो और डटे रहो। सार वही है, कंसिस्टेंसी। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा चीज़ कर रहे हैं, तो एक बात और बताता हूँ, आपका जैसे एक न्यूरल पाथवे होता है ना, आप समझो कि जैसे आप जंगल होता है, आप जंगल में जा रहे होते हो, तो पहले दिन जाओगे तो बहुत सारी झाड़ियाँ रहेंगी, पेड़ पौधे रहेंगे, पत्तियाँ रहेंगी, रास्ता नहीं दिखेगा आपको, रास्ता बनेगा भी नहीं। लेकिन अगर आप रेगुलर उस रास्ते से जाओ, कोशिश करोगे उस जंगल जाने की ना, तो आप बिलीव नहीं करो, कुछ दिन में एक बढ़िया शानदार रास्ता बन जाता है वहाँ पे। वो किसका परिणाम होता है? आपकी कंसिस्टेंसी का। आप लगातार जा रहे हो, वैसे ही हमारा दिमाग होता है, एक न्यूरल पथ बन जाता है। जब हम अपने ब्रेन को जो है ट्रेन करना शुरू, पढ़ने का मन किसी का नहीं होता, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं तो ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि मैं कुछ भी नहीं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन हाँ, अगर इस पढ़ाई से मुझे कुछ हासिल करना है, उसके लिए पढ़ना तो मैं पढ़ूंगा, क्योंकि मेरे पास एक पर्पज़ है। और अगर मैं अपने दिमाग को ट्रेंड कर रहा हूँ उसके लिए, तो हमारे ब्रेन में क्या होता है ना कि जब हम कुछ अपने प्लेजर के अगेंस्ट जा रहे हैं, जहाँ पे हमें सुख मिल रहा है उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो एक रास्ता वहाँ बनना शुरू हो जाता है। अगर आप उसका अभ्यास लगातार करेंगे ना, तो ये चीज़ आपकी हैबिट में आ जाएगा, और इससे फिर आपको पेन नहीं होगा, वो आप उसको इंजॉय करने लग जाते हो। जैसे पढ़ाई भी होती है ना, फिर पढ़ाई को आप इंजॉय करना शुरू कर देते हो। लेकिन कंसिस्टेंसी अगर रहेगी तभी। तो मेरे ख्याल से बच्चों को जो समझाना चाह रहा हूँ ना, हो सकता है आपको शुरुआत में तकलीफ हो पढ़ने में, लेकिन अगर आप लगातार बिना मन किए, मन नहीं कर रहा तब भी लगे हो, कर रहे हो, तो कुछ दिन के बाद ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। आप अच्छे से पढ़ाई भी कर पाओगे, आप जो चीज़ अचीव करना चाहते हो, नोट्स बनाना चाहते हो, सब बन जाएंगे। अंग्रेजी कितना फर्क पड़ता है? कई लोग कहते हैं कि यार हमारी अंग्रेजी कमजोर थी इसलिए हम यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाए। बहुत बेसिक और बुनियादी इंग्लिश पूछी जाती है यूपीएससी में। मुझे नहीं लगता कि अगर मतलब 10वीं तक का अगर आपको इंग्लिश का ज्ञान है तो आप इंग्लिश यूपीएससी की पास कर सकते हो। ये एक बहाना है सर। देखिए, मैं आपको फिर कहना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ करना है ना, तो आप एक रास्ता खोज लेंगे, अगर नहीं करना है तो एक बहाना खोज लेंगे। ऐसे
लोग वही लोग हैं जो करना नहीं चाहते थे और अंग्रेजी के ऊपर एक बहाना चेप दिया कि भाई मेरी अंग्रेजी कमज़ोर थी इसलिए मैं नहीं कर। सर हिंदी माध्यम कम है और हार्ड कोर हिंदी माध्यम की स्कूल से पढ़ा हुआ, कोई इंग्लिश मीडियम नहीं, दूर दूर तक नाता नहीं। लेकिन हाँ, अगर इंग्लिश करनी थी, उस लेवल की पास करना था तो पढ़ा उसके लिए और करके आया। इंटरव्यूज यूपीएससी के बड़े चर्चा में रहते हैं। हाँ, रहते हैं। कई बार बड़े अजीबोगरीब सवालों को लेकर, कई बार रोचक सवालों को लेकर, और भविष्य शायद वहीं से तय होता है कौन क्लियर कर पाएगा। बहुत कुछ रोल प्ले कर देता है आपके रैंकिंग में, आपके फाइनल सिलेक्शन में। कि आपसे क्या सवाल पूछा गया। अभी हमने हाल फिलहाल में एक तालिबान का पॉडकास्ट किया था, फिर हमको पता लगा कि तालिबान ने ही आपको यूपीएससी क्लियर करवाई है। मैं तो मानता हूँ इस चीज़ को। तालिबान की वजह से बने आप। एक्चुअल क्या था, मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कि मेरा इंटरव्यू मुश्किल से 10-15 मिनट चला था, 15 मिनट हार्डली। आमतौर पर कितना बड़ा होता है? नॉर्मली होता है 35-40 मिनट का, और 15 मिनट मतलब आपको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया गया। ऐसा माना जाता है कि भाई कुछ आपको ऐसा अटपटा लगा उनको कि भाई उन्होंने आपको जज करना ही बंद कर दिया, बोले जाओ। तो मेरे से पहला क्वेश्चन जो था वहाँ पे ये पूछा गया कि भाई उस समय कुछ एक्सट्रीमिस्ट तालिबान और कुछ मॉडरेट, या कुछ अच्छे या कुछ बुरे, बैड और गुड वाला कंसेप्ट चल रहा था। तो बोले बराक ओबामा जी बोलते हैं कि कुछ तालिबान बैड्स हैं, कुछ अच्छे भी हैं, आपकी क्या राय है? तो मैं तो एकदम बाउंसर था मेरे लिए। मैंने कहा भाई तालिबान, और मैं तो हमेशा एक्सट्रीमिस्ट ही मानता था। तो मैंने कहा यहाँ पे कुछ बोलूँगा तो और ही खींचेंगे मुझे और लपेटेंगे। मैंने सिंपल बोला कि मेरे पास कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं है, कोई फैक्चुअल डेटा नहीं है जिसके बेसिस पे मैं बोल सकूं कि कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं। ओबामा जी के पास होगा, उनकी रिसर्च टीम के पास होगा जिसके बेसिस वो बोल रहे हैं, मेरे पास नहीं है। सर आप बिलीव नहीं करेंगे, अगला कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं है। तो मैं तो बोलता हूँ कि तालिबान, इसमें तो पूछ सकते थे यार वो कि आप थोड़ा अवेयर कम हैं, आप दिन दुनिया खबरें नहीं पढ़ रहे हैं, ब्ला ब्ला, आप कैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं अगर आपको समाज के बारे में नहीं पता। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप शुभांकर भाई एक चीज़ समझो, आपकी जो डिप्लोमेसी होती है ना, ये डिप्लोमेसी है कि आपके पास अगर फैक्चुअल जानकारी नहीं है तो आप मत बोलो। यूपीएससी के बंदे से उम्मीद की जाती है कि आप फैक्ट पे बात करो। हाँ, ये बोलना कि भाई आपको अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए अपनी, एक अलग मुद्दा है। हाँ, मतलब लेकिन हाँ, मैं लपेटता अगर गोल गोल जानकारी ना होने के बावजूद तो निगेटिव रहता। हाँ, यहाँ पे मैंने जानकारी नहीं थी तो मैंने बोल दिया कि मेरी जो नॉलेज है वो कम है, तो ठीक है, आप ओके हो, आप ईमानदार हो, ऑनेस्ट हो, आप अननेसेसरली किसी का टाइम खराब नहीं कर रहे हो बोर्ड का एटलीस्ट। तो यूपीएससी के इंटरव्यू में क्या सावधानी बरतते हैं, मतलब थोड़ा बताओ ना इस बारे में, क्योंकि मैंने सुना बच्चे उसके लिए बड़े परेशान होते हैं। बहुत बहुत ईमानदारी की बात बताऊं तो आप एक तो पहली बात जैसे हो ना आप वैसे ही जाओ। लोग क्या करते हैं ना, अपनी पर्सनालिटी को बदलने की कोशिश करते हैं मॉक इंटरव्यू देके, ऐसे नहीं करना है, ये हाव भाव रखना है, वैसे करना है। बिल्कुल भी गलत है। आपकी जितनी बनावटीपन है ना, मुश्किल से 5 मिनट 10 मिनट के बाद आप एकदम नेचुरल हो जाते हो जैसे आप रहते हो। तो पहली बात आप उसी कोशिश ही मत करो। और दूसरी चीज़ कि वहाँ पे जो 5 लोग बैठे होते हैं वो सब 55 साल का एक्सपीरियंस होता है, किसी किसी को 65 साल का एक्सपीरियंस होता है, सब स्कैनर हैं। आप जो बोल रहे हो, अगर मन से बोल रहे हो, अंदर से बोल रहे हो तो भी पकड़ लेते हैं, जुबान से बोल रहे हो तो भी पकड़ लेते हैं। तो आपको जज करना उनके लिए 10-15 मिनट ही चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप बहुत कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी हो तो हो सकता है 25-30 मिनट उनको लग जाए कि लड़का है क्या, समझ में नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि आप ओरिजिनल रहो और किसी के प्रति कोई बायसनेस लेके मत जाओ। जो समझ में आता है अपना स्टैंड लो और फैक्ट के साथ रहो, तथ्यों पे रहो। यूपीएससी बहुत आसान है, वो एक लीडर ढूंढते हैं, तो लीडरशिप क्वालिटी दिखाओ उनको, और तो उनको कुछ चाहिए ही नहीं। वो आपका इंटरव्यू कहना ही गलत है, वो इंटरव्यू है ही नहीं है, वो बेसिकली पर्सनालिटी टेस्ट है। आपकी पर्सनालिटी में वो लीडर है क्या? आप पढ़ के आ गए, लिख के आ गए, रट्टा मार लिया, प्रीलिम्स हो गया, मेंस में आपने एक्सप्रेशन कर दिया, ठीक है। क्या आप खड़े होके लोगों के सामने 4 शब्द बोल सकते हो कि नहीं? आप लोगों को लीड कर सकते हो कि नहीं? वो आपके अंदर एक लीडर ढूंढते हैं। तो लीडरशिप आप क्वालिटी दिखाए, क्यों नंबर नहीं आएंगे? नाइस। लेकिन बहुत सारे लड़के इसकी तैयारी करते डिमोटिवेट होते हैं। तो जो वो लड़के जो डिमोटिवेट है, डिप्रेस्ड है, वो कैसे अपने आप को ओवरकम करे? क्योंकि आप ही कहानी में तो 40-50% वाला लड़का यूपीएससी क्लियर कर रहा है, बड़ा फैसिनेटिंग लग रहा है मुझे तो। और डिप्रेशन में आपको है नहीं, कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे है, मुझे लग रहा है भाई जिंदगी झंड बा लेकिन घमंड बा। तो लेकिन एक साधारण लड़का जिसके नंबर कम आ रहे हैं, जो डिप्रेस्ड है, सपने बड़े हैं, वो डिप्रेशन कैसे निकले?
देखिए, सबसे पहले तो जो आप डिप्रेशन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं इसी से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि डिप्रेशन क्या है? अगर आप देखेंगे तो जो आप अपने ऊपर पूरा प्रेशर ले लिए हैं कि भाई मुझे नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं फेल होता जा रहा हूँ, अननेसेसरली आप प्रेशर ले रहे हैं। पहली बात तो डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है, अगर आपने मान लीजिए तैयारी अच्छी नहीं थी, जल्दी कर लिए, कुछ न कुछ तो दुर्घटना हुई होगी। जैसे आप क्रिकेट जब खेलने जाते हैं, कई बार आपने अगर अच्छी प्रैक्टिस नहीं की, आप कितने अच्छे खिलाड़ी हों, अगर आप जाते हो, हो सकता है पहली बाल पे आप बोल्ड हो जाएं, हो सकता है कई बार आप अगर अच्छी प्रैक्टिस कर गए तो उसका ही फायदा मिलता है। वहाँ पे आपको पहली गेंद से ही आपको अच्छी से आई साइट आपकी सेट हो जाती है, आप अच्छा खेलते हैं। तो एग्जाम भी सेम वैसे ही है। मान लीजिए कि आप यूपीएससी दे रहे हैं, प्रिपरेशन अच्छी नहीं तो फेल होना तो स्वाभाविक है। आप उसकी जितनी क्राइटेरिया है, तो अगर मान लीजिए 1 अटेम्प्ट लिया, 2 अटेम्प्ट लिया, फेल हो गए, आपके सपने बड़े हैं, तो एंड ऑफ द एरा नहीं है। आपने जो लर्निंग ली है वहाँ से, जो चीज़ें आपने सीखी है इस प्रोसेस में, उससे आप एक बहुत अच्छे नागरिक बनते हैं। फिर बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं आज के समय में। यूपीएससी के अलावा बहुत सारे एग्जाम हैं, तो डिप्रेस होने का तो मतलब ही नहीं है। अगर आप एक लीडर हैं, अगर आपको लगता है, आप मानते हैं आपके अंदर क्वालिटी है, तो आप कहते नहीं, जैसे आप भी बोलते हैं कि आपसे आज सब कुछ अगर छीन लिया जाए, फिर आप वहीं से शुरू कर सकते हैं। तो डिप्रेशन किस चीज़ का है भाई? एग्जाम तो ठीक है, पास हो गए, नहीं पास हुए तो कुछ और बेहतर करेंगे। तो बेहतर तो आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। एग्जाम तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्या बिना कोचिंग की यूपीएससी क्रैक हो सकती है? 200%। मैं आज भी बोलता हूँ कि पढ़ाई का सिर्फ माहौल चाहिए आपको। माहौल को मैं बहुत वरीयता देता हूँ। बिना माहौल के काम नहीं होता। आप कोई बच्चा मेरे से ये पूछे कि मैं दिल्ली जाके पढ़ सकता हूँ, तो मैं बोलूँगा दिल्ली निकल जाओ। क्योंकि जब आप एक माहौल में रहते हो ना, तो आसपास जो लोग होते हैं ना, आप उनको देखते हो। आप देखते हो तो आप असेस करते हो अपने आप को। जैसे मानो कि अगर आप जिम में वर्कआउट कर रहे हो, वर्कआउट करते हो, तो आप क्या होता है, एक इंसान को देखते हो कि यार मेरे ज़्यादा वजन उठा रहा है। आप मोटिवेट होते हो यार कि नहीं, मेरे को भी अच्छी मसल बनानी है, थोड़ा वजन ज़्यादा उठाऊंगा मैं भी। उसी तरह जब एक बच्चा ज़्यादा पढ़ रहा होता है ना, तो आप उसको देख के थोड़ा मोटिवेटेड फील करते हो, आप इंस्पिरेशन लेते हो कि नहीं यार वो अच्छा कर रहा है, मुझे भी करना है, उसकी प्रिपरेशन इतनी हो गई है, मुझे भी करनी है। तो वो एक माहौल जो है ना, आपको कम्पिटिटिवनेस देता है, आपको प्रेरित करता है कुछ अच्छा करने के लिए। लेकिन जब आप अकेले होते हो ना, तो वहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस आपको बहुत चाहिए कि मैं किस लेवल पे हूँ, मैं कितना कर लिया हूँ। क्योंकि ऑनलाइन भी आजकल सिस्टम चल रहा है, लेकिन सेल्फ अवेयरनेस तब भी आपको चाहिए। तो उस कंडीशन से कहीं बेहतर है कि आप जो है, अगर आपको माहौल मिल रहा है तो आप माहौल में जाइए। अब रही बात कोचिंग करने की या नहीं करने की, तो कोचिंग का अगर ज्ञान आपको हो गया, आजकल तो ऑनलाइन भी है, और आप सेल्फ अवेयर हो गए हो, तो कोई ज़रूरत नहीं कोचिंग करने की। मेरा तो सेल्फ अवेयरनेस ही था। मैं तो कोचिंग नाम के लिए गया था, दे के समझ गया कि भाई यहाँ पे आने का मतलब है कि फंसना, तो मैं तो निकल गया। और बहुत सारे बच्चे होते हैं कि कोचिंग ही आईएएस बना देगा। बिल्कुल भी नहीं है। कोचिंग तो आपको कहते हैं, जैसे पानी होता है ना, पानी में आप तैरने जाते हो ना, तो पानी तैरने में सहायक होता है। अब पानी ही आपको तैरा देगा, ये पॉसिबल नहीं है ना सर। वैसी कोचिंग है। तो जो बच्चा 9-10th में पढ़ रहा हो, उसका सपना हो यूपीएससी क्रैक करने का, उसे क्या एडवाइस दोगे आप? उसे अभी है कि अभी 9-10 पे चलो फोकस। 11th-12th का मान लेते हैं, थोड़ा बड़ा बच्चा लेते हैं। 11वीं-12वीं का कोई बच्चा है जिसे यूपीएससी क्रैक करना है, समझदार हो गया है वो, सपने बड़े। अब उसे 11वीं-12वीं से क्या करना चाहिए ताकि उसकी कहानी आगे इजी हो जाए? बहुत सिंपल है। अगर आप पहले अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हैं, तो अभी आपके पास जो 11वीं-12वीं का एनसीईआरटी है, आप उसको ध्यान से पढ़ें, क्योंकि उसी एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं, वही बेसिक है, बुनियाद है। इसके अलावा जो आपने पीछे 6, 7, 8 पढ़ा, उसको ध्यान से पढ़ें। और आने वाले जो आपके 3 साल ग्रेजुएशन के होंगे, यूपीएससी में 1 साल पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ती है। तो जब आपने अगर एनसीईआरटी कर ली है, इनके नोट्स बना लिए हैं, तो थोड़े थोड़े एक एक एडवांस किताबें लेके आप पढ़ना शुरू करें। बहुत सिंपल है, हो जाएगा। बहुत मेहनत नहीं करनी है, बस एक कंसिस्टेंसी आपको रखनी पड़ेगी। सिविल सर्वेंट जो होते हैं आमतौर पर उनको लेके एक धारणा होती है कि वो मोटे से होते हैं, हैवी तोंद होती है, एक धारणा होती है हमारे दिमाग में। सही धारणा है। सिविल सही धारणा सर्वेंट है। ऐसे होते हैं। हम आपके फोटोज वीडियोस देख रहे थे, आप पैक्स वैक्स बनाए थे और अभी भी शायद है अंदर टी-शर्ट के, है? बिल्कुल बिल्कुल है। आप देखना चाहते हाँ, हैं? हम देखना चाहते हैं। ऐसे बैठे बैठे दिखाऊं? बैठे बैठे दिखा सकते हैं। थोड़ा अश्लीलियत हो जाएगी बट चलेगा। कुछ हाँ। दिख रहे, थोड़े थोड़े। खड़े होने पे पूरे दिख जाएंगे। हाँ। तो ये आप ये सवाल इसलिए पूछा कि फिट इंडिया मूवमेंट, हाँ जी। उसमें आप पहले सिविल सेवक ब्रांड एम्बेसडर रहे, हम्म। आपसे पहले कोई नहीं था? नहीं, कोई सिविल सर्वेंट से एथलीट थे। एथलीट होते हाँ, थे? नॉन एथलीट मैं पहला हूँ, लेकिन मैं अपने आप को एथलीट ही मानता हूँ, सिविल सर्वेंट होते हुए भी। तो ये कैसे पॉसिबल हो गया? क्योंकि जो एथलीट्स आमतौर पर जाते हैं फिट इंडिया मूवमेंट में, उनके लिए इंस्पिरेशन होती है, उनका रोजमर्रा का हिस्सा वो है। फिर मैंने कहा कि सरकारी अधिकारी मतलब मोटा तगड़ा घूस खाने वाला,
हुष्ट पुष्ट गलत इंसान। गलत परिभाषा है। देखिए एक बहुत person- सारे सरकारी अधिकारी बहुत ईमानदार हैं, बहुत मेहनत करते हैं, सिर्फ हम्म। घूसखोरी से उनकी पहचान नहीं होनी चाहिए। एक आम आई धारणा डिसएग्री कंप्लीटली। आम धारणा हो सकती है लेकिन स्टीरियोटाइप में तो यही आता है ना कि वो मोटा है, हेल्दी ये है। ठीक है, यहाँ तक भी चलेगा, लेकिन घूसखोरी वो एक्सेप्ट नहीं है सर। तो जीएसटी डिपार्टमेंट में घूस नहीं चलता। बहुत लोग बहुत मेहनती है, मैं यही कहूंगा शुभांकर भाई, रात दिन मेहनत करते हैं डिपार्टमेंट के लिए। नहीं, मैं मान रहा हूँ अच्छे लोग की इस देश में कमी नहीं, तभी शायद देश बचा हुआ है, अदरवाइज देश चौपट हुआ था। अच्छे लोगों ने ही बचा रखा है, बिल्कुल। और वो जो अच्छे लोग हैं उनको हम सब सैल्यूट करते हैं, हालांकि वो उंगलियों पर गिनने वाले हैं। एक ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है, और उनको भी परेशान किया जाता है, उनके पीछे भी लोग पड़े आते हैं। ऐसे भी एग्जाम्पल हमारे सामने रहे। बट थोड़ा इसके बारे में बताओ ना, फिट इंडिया मूवमेंट ये कहाँ से आपके लिए आ गया लाइफ में? देखिए मेरा क्या है कि अगर इसको एक्सप्लेन करना, थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा मुझे अपनी जर्नी में। ईयर 2012 जब मैंने फील्ड पोस्टिंग पे आया, तो मेरे को क्या है कि सब चीज़ इजी लगने लग गया। आप एक लड़के को जो 24-25 साल का है, आप फील्ड में जा रहा है यंग सा, और विशाखापत्तनम मेरी पहली पोस्टिंग हो गई, तो वहाँ पे बहुत अच्छा जो है खाना पीना, सी फूड वगैरह सब बहुत बढ़िया, और मेरा वज़न काफ़ी बढ़ गया था। तो उस समय मैं मेरे ख्याल से 86 केजी का हुआ, और 86 से 107 पहुँच गया था, 107 किलो। तो उस दरमियान में थोड़ी सी ट्रेडमिल पे दौड़ते हुए लिगामेंट में इंजरी हुई। तो डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने बोला कि बेटा अगर इसी तरह तुम्हारी ग्रोथ चलती रही हेल्थ में, तो तुम जो है ना बहुत जल्दी जो है मतलब घुटने उठने ख़राब हो जाएंगे तुम्हारे जो हालात हैं। वजन कम करो, थोड़ा बढ़िया सा फिटनेस उटनेस सही करो। मैं क्या, क्रिकेट खेलने का पूरा शौकीन, वहाँ पे भी जो है जितनी भी नेवी की टीम थी, पुलिस की टीम थी, सबके साथ मैच खेलता था, और मेरे ये इंजरी हो गई तो मैं बहुत सेटबैक में चला गया कि अब क्या करेंगे। और जो कहते हैं ना, डिप्रेशन का आपने नाम लिया था, उस फेज वाली फीलिंग सी मुझे भी आने लगी कि यार डॉक्टर बोला तुम सीढ़ी नहीं चल सकते, अब 15 मिनट में चल नहीं सकता, मेरे घुटने में दर्द होने लग जाए, सूजन आ जाए। मैंने कहा मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा इसे, मेरे को वापस वजन जो भी है करना है कैसे भी करके। और उस चीज़ को जब मैं रियलाइज़ किया, तो मैंने एक पर्सनल ट्रेनर हायर किया, एक न्यूट्रिशनिस्ट हायर किया, और अपनी सैलरी का 40% मैं इन लोगों पे खर्च कर रहा था उस समय, कि एटलीस्ट जो है ना मेरे को कम करो, मेरा वजन कम करो, मेरे को फिट करो, जो भी करना है जैसे करना है। और उसमें फिर मैंने पूरे इकोसिस्टम को समझा, भाई वजन कैसे कम होना, अपने से करेंगे तो नहीं होना, लेकिन जो लोगों को ज्ञान है, जिनको समझ है, अगर वो कराएंगे जल्दी हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट 1.5 साल का चला है पूरा कोर्स, मेरा वजन भी कम हो गया, और मेरी घुटने के दर्द भी काफ़ी रिलैक्स हो गया। और बाद में मेरे को फिटनेस का तब महत्व समझ में आया कि फिटनेस क्या चीज़ है। उसमें विराट कोहली साहब नए नए फिटनेस की तरफ बहुत उनका रुझान बढ़ रहा था, और एकदम तो मुझे लगा नहीं यार, फिट तो रहना बहुत ज़रूरी है, बाकी सब चीज़ सेकेंडरी है। और हेल्थ के ऊपर तब मेरा फोकस जो है बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो गया, और मैंने इवन पढ़ाई भी कर ली। जब मैं अपने न्यूट्रिशनिस्ट को पैसे देता था, जब दुखते थे कि यार हार्ड अर्न मेरी मनी है, मैं इसको दे रहा हूँ, क्यों ना मैं खुद पढ़ लूँ, सीख लूँ भाई न्यूट्रिशन का ज्ञान क्या है, ये फैट, कार्ब और प्रोटीन और मिनरल विटामिन क्या चक्कर है, खुद ही कर लेता हूँ। मैंने इंटरनेशनल स्पोर्ट्स साइंस एसोसिएशन से जो है खुद कोर्स कर लिया, बॉडी लाइन अकेडमी है वहाँ से। उसी तरह मैंने फिर अपने पर्सनल फिटनेस का भी कोर्स कर लिया कि भाई ये भी मैं सीख लूँ, बॉडी की एनाटॉमी क्या है, कौन मसल कहाँ पे है, कैसे ट्रेंड होती है, खुद जान लूँ, किसके भरोसे कब तक रहेंगे। तो ये चीज़ों का ज्ञान मैंने ले लिया। उसके बाद जो है मैं, जब ज्ञान हो गया ना, तो सोशल मीडिया के ऊपर मैं थोड़ा एक्टिव हुआ। मैंने कहा जो जर्नी मैंने की है, मतलब 107 किलो से 86 किलो, अब मैं लोगों को बताऊंगा कि भाई आप भी कर सकते हो ऐसे ऐसे ऐसे। उसमें कुछ मन आता था, मैं यूट्यूब पे बना के डाल देता था, ताकि लोग इंस्पायर हों, थोड़े दो लोग भी देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, कुछ तो उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में बहुत सारे वीडियो हो गए, मतलब रेगुलर मैं करता था। अभी आजकल क्या करता हूँ, जैसे कुछ वर्कआउट किया, अपना एक सेल्फी ले ली, या एक कुछ सेकंड का जो है ज्ञान दे दिया, इंस्टा पे डाल दिया। आज मेरे 400-450 वीडियो पड़े हैं रेगुलर, मतलब डेली कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ। तो जब वापस आया दिल्ली में, तो मेरे को लगा कि नहीं यार, अपने को ना स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री चलना चाहिए, अपना मन स्पोर्ट्स में लगता है। मतलब जीएसटी वस्टी हो गया था, थोड़ा सा कर लिया था, तो मुझे लगा कि यार कुछ स्पोर्ट्स में चलते हैं। जब स्पोर्ट्स में गया, तो वहाँ पे लगा कि भाई अभी वैकेंसी नहीं है, और आपने ऐसा क्या तीर मारे हैं कि आपको मैं इस मिनिस्ट्री में डिप्टेशन पे ले लूँ, सीनियर ऑफिसर्स ने बोला। तो मैंने अपना सोशल मीडिया थोड़ी फिजिक विजिक दिखाई, तो बोले बात तो सही है, आप एक काम करो, आपको हमें एम्बेसडर बना देते हैं, आप और अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हो स्पोर्ट्स में। तो मैंने कहा यार ये भी अच्छी बात है, अगर डिपार्टमेंट नहीं लेंगे, आप वैकेंसी नहीं है अभी, आप एम्बेसडर बन जाओ। मैंने भी बोला यार ये तो मैं सोचा नहीं था एम्बेसडर ही बनते कुछ होता है। बोले इससे भी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो।
मैंने कहा ठीक है, तो एम्बेसडर बना दिया गया। जब एम्बेसडर बने तो फिर और दायित्व जिम्मेदारी आ गई कि भाई आपने अब इसको बताना है, लोगों को समझाना है उनकी लाइफ स्टाइल में कैसे फिटनेस को लेके आएँ। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई और उसके बाद आई स्टार्टेड एंजॉइंग इट, कि जिस फोरम पे जहाँ मौका मिल रहा है, लोग बुला रहे हैं, चाहे कॉलेज हो, स्कूल हो, चाहे हेल्थ मिनिस्ट्री के प्रोग्राम हो, एज एम्बेसडर मैं जा रहा हूँ। फिटनेस का रोल क्या है आपकी लाइफ में, उसको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो वहाँ से ये कहानी शुरू होती है एज एम्बेसडर की। मैंने एक उसमें पढ़ा स्टेरॉइड फ्री इंडिया कैंपेन, हम्म। ये क्यों चलाया गया? देखिए, स्टेरॉइड के बारे में अगर आप देखें तो स्टेरॉइड दो तरह की होती है। एक होती है जो मेडिकल पर्पजेज़ के लिए यूज़ होती है प्रिस्क्रिप्शन के साथ, एक होती है एनाबॉलिक स्टेरॉइड। एनाबॉलिक का मतलब जो बिल्डअप करे, आपका ऐसा स्टेरॉइड जो आपके मसल को बिल्ड कर दे। बट एन हमारे यहाँ जिम में 70% लोग शायद स्टेरॉइड लेके बॉडी बनाते हैं, जिनकी हैवी बॉडी, उनको तो लोग कहते हैं कि इन्होंने स्टेरॉइड लिया है। सही बात है। और अभी आप देखेंगे ड्वेन जॉनसन, एक जो बहुत रॉक, और बहुत सारे लोगों को अगर आप खुद भी ऑब्जर्व करते होंगे तो कभी बहुत बड़े फ्रेम में होते थे, फिर अचानक से छोटे अब फ्रेम में। अभी तो बहुत पतला हो गया है। हाँ, अ, रॉक बहुत पतले हो गए हैं अभी। हाँ, रॉक और ड्वेन जॉनसन शायद उनका असली हाँ हाँ नाम है। हाँ तो हाँ हाँ। वो आप देखेंगे बहुत बड़े फ्रेम में होते थे, अचानक से छोटे। रॉनी कॉलमैन को आप देखिए, जो विदेश में बहुत बड़े बॉडी बिल्डर होते थे, अभी देखिए कैसे हो गए। मैं जो स्टेरॉयड है ना, जब मैं देखा कि भाई जैसे वाडा है, वर्ल्ड की जो एंटी डोपिंग एजेंसी है, उसी के तर्ज पे अपने यहाँ जो है नाडा बनाई गई, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इन लोगों का काम क्या है कि जो स्पोर्ट्स है वहाँ पे जितनी भी डोपिंग है, मतलब जो स्टेरॉयड का मिसयूज हो रहा है, उसको रोका जाए। इनका इनकी इनकी जिम्मेदारी दी गई। लेकिन एज ए स्पोर्ट्स तो ठीक है कि आप कोई खेल जा रहे हैं, आप जाके यूरिन टेस्ट ले ले रहे हैं, आप ब्लड का सैंपल ले ले रहे हैं, आप बता सकते हैं कि भाई आपने स्टेरॉयड लिया नहीं लिया। कई बार आप देखते भी हैं कि लोगों के मेडल वापस ले लिए जाते हैं, क्योंकि लोग इस चीज़ का प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए। लेकिन आजकल क्या हो गया है ना, वो बच्चा जो हमारे सेलिब्रिटीज से इंस्पायर्ड है और वो चाहता है कि मेरे सिक्स पैक हों, मेरे मसल्स हों अच्छे, क्योंकि उसे कुछ सिंपल कुछ नहीं करना, अपने स्कूल के अंदर लड़कियों को इम्प्रेस करना है। सिंपल उसका फंडा है और कुछ फंडा नहीं है, और उसके लिए जाता है जिम वाले ट्रेनर से, पूछता है भैया कितने दिन में मेरी बॉडी ऐसे बन जाएगी, किसी सेलिब्रिटी को दिखाएगा ऐसे बन जाएगी। वो भी सोचता है, फिर बोलता है 2 साइकिल चलानी पड़ेगी, बन जाएगी। अब साइकिल समझ में नहीं आएगा लोगों को, साइकिल की टर्मिनोलॉजी क्या है। इसमें जितने भी स्टेरॉयड की प्रिस्क्रिप्शन दवाएं होती हैं, उनको पर्टिकुलर एक वीक, फिर दूसरे वीक में इतने इंजेक्शन, तीसरे वीक में ओरल सिस्टम होता है पूरा। तो एक साइकिल चलती है 90 दिन की, 60 दिन की। तो वो बोलते हैं 2 साइकिल चलाओगे ऐसी बॉडी आ जाएगी। मतलब आपके स्टेरॉयड बेसिकली सिंथेटिक हार्मोन कह लो आप, जो चीज़ आपकी नेचुरल बनती है ना, जैसे टेस्टोस्टेरोन होता है, बॉडी में नेचुरल बॉडी प्रोड्यूस करती है, लेकिन उसमें क्या होता है कि आप इंजेक्ट कर लेते हो एडिशनल हार्मोन। तो टेस्टोस्टेरोन जब एक्स्ट्रा चला जाता है तो आप की मसल बिल्डिंग के लिए वो जाना जाता है टेस्टोस्टेरोन, तो आपकी मसल जल्दी अप हो जाती है। वो मसल तोड़ोगे तो रिपेयर जल्दी हो जाएगी, सिंथेसिस अच्छा हो जाता है। तो मतलब टेक्निकली सुई चुभवाते हैं जो लोग, देसी भाषा में आप कहते हैं। देसी भाषा में देखेंगे तो जो इंजेक्शन लेके बॉडी बनाते हैं, बोलते हैं ना कि हाँ इंजेक्शन लेके बॉडी बनाए भैया, इनकी नकली बॉडी है। हाँ। तो लड़के क्या करते हैं, इंजेक्शन डालते हैं, बॉडी बना लेते हैं। तो अब क्या है, ओपनली सोशल मीडिया पे भी होने लग गया है। और उसके बाद मैंने क्या देखा कि एक 19 साल का लड़का, शुभंकर भाई, उस 19 साल के लड़के का इस मिस यूज की वजह से किडनी फेल हो गई और मर गया। और मेरी आंखों के सामने वो लड़का मेरे से मिला हुआ, एक दूसरा लड़का गौरव, वो सुसाइड कर लिया डिप्रेशन में, कि पहले बहुत बड़ा फ्रेम था, लोगों ने उसको ऐसे देखा था। अब जब उसने कुछ प्रॉब्लम आई लीवर वूवर में, छोड़ा उसको, तो सारे जितने भी बनाए हुए थे निकल गए। तो फिर उसने क्या सोच, तो आप ही कह रहे हो कि जो रॉक की बॉडी पहले इतनी थी और अब इतनी हो गई है? 200% ही मस्ट हैव मिस यूज द स्टेरॉयड। मैं, क्योंकि जो नेचुरल ग्रोथ होती है बॉडी की ना, उसकी एक लिमिट होती है। आप पूछिए कैसे लिमिट होती है। जैसे कैसे? मान लीजिए कि अगर मैं बोलूं कि आपकी ये कलाई है, ठीक है, अब कलाई आपकी 8 इंच है, तो आपके बाइसेप का साइज मैक्सिमम 16 इंच हो सकता है, इसका डबल। एक सिंपल देसी फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप ऐसे 8 इंच का है तो 16 इंच हो सकता है। यही आपकी एक नेचुरल कैपेसिटी होती है जो आप मसल्स गेन कर सकते हैं। लेकिन आपको चाहिए 18 इंच का डोला, आपको चाहिए 19 इंच का डोला, कहाँ से ले आएंगे आप? फिर आप कुछ न कुछ जो है स्टेरॉयड का इस्तेमाल करेंगे, एनाबॉलिक स्टेरॉयड का इस्तेमाल करेंगे, उसके बिना पॉसिबल नहीं है। या कुछ ओरल दवाएं भी आती हैं, डायनाबॉल हो गया, ये सब आप खाएंगे तो वहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन इन सब का आपकी किडनी के ऊपर, आपके लीवर के ऊपर, आपके हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो जब ये 2 लड़के जब मेरे आसपास के थे ना, जब ये निपट गए, जब, तो मेरे को लगा कि यार मैं सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ।
अगर ये चीज़ मैं देख रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, तब मुझे लगा नहीं, मुझे एक कैंपेन स्टार्ट करनी है लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए, लोगों को असिस्ट करने के लिए कि एटलीस्ट जो एस्टेरॉयड है, जो बॉडी बिल्डिंग के लिए एक्चुअली क्या होता है ना शुभंकर भाई, हमारे समाज में ना कई बार क्या होता है, हमें पता नहीं होता। अगर आपको पता रहे कि इसके इतने साइड इफ़ेक्ट हैं, तो जो ट्रेनर आपको थोड़े से पैसे के लिए आपको उधर ढकेल रहा है ना, आपको अगर पता चल जाए तो आप एक चॉइस बनाओगे, आपके पास निर्णय लेने की जो है ना विकल्प रहेंगे कि मैं ऐसा काम करूं कि ना करूं। जब पता नहीं होता तो पता क्या बोलते हैं, अरे 2 साइकिल चला लो, बाद में डाइट वाइट अच्छा रखेंगे, बढ़िया बनी रहेगी, ऐसे कुछ नहीं होगा, इसको सेट हो जाएगी, आपको फिर नहीं लेने की ज़रूरत है। लेकिन ये एडिक्शन है। एक बार जैसे मैं बताया ना, आप छोड़ोगे घटना शुरू होगा, फिर आप बोलोगे नहीं तीसरी भी चला लेते हैं यार, नहीं तो हमारी वाली ने मुझे ऐसे देखा हुआ था, अब कम हो जाएगा तो मामला बिगड़ जाएगा, लोग क्या बोलेंगे। लड़की पटाना भी बहुत मुश्किल काम है। आपकी जो आप बता रहे थे मुझे। नहीं मतलब लड़कों की देखिए, अब जो आसपास आप देखते हैं लड़के लड़के यही बेचारे यही करते हैं, दिन भर बातें उनकी यही होती है। तो उस चक्कर में हमारा जो यूथ है ना, हाँ हाँ, हमारा मतलब आप कैसे बेटर लोगे। हमको याद है हमारे कॉलेज में तो छोटे छोटे लड़के थे, और फिर 6 महीने बाद सब एकदम फूल फूल के टाइट हो गए थे। तो वही वही हो रहा है। तो उसके लिए जो है ना, जो मेरा कंसर्न था, फिर मैंने ये नहीं कि कुछ तो इनके लिए करना है, फिर मैं रक्षाबंधन का दिन चुना। अगस्त में जो अभी रक्षाबंधन गया है, शायद 9 अगस्त था। मैंने ये देखा कि भाई अब जो है ना, भाई कसम खाता है बहनों की रक्षा का, इस बार बहनें भी कसम खाएंगी कि अपने भाई को मैं स्टेरॉयड यूज नहीं करने दूंगी उसकी रक्षा का। तो एटलीस्ट जो है, अब मेरा पर्पज़ यही है कि मैं लोगों को इन्फॉर्म करूं, एजुकेट करूं, चाहे स्कूल कॉलेज जो भी है जहाँ पे लोग यूज़ कर रहे हैं। और आप देखेंगे ना, अभी तेलंगाना के अंदर जो है जिम के अंदर जिम ओनर को पकड़ा पुलिस ने, क्योंकि वो लोगों को एस्टेरॉयड दे रहा था। लोगों की डेथ हो रही है। आप हार्ट एक बहुत बहुत वो चल रहा है, जिम के नाम पे लोग डर जाते हैं, भाई वहाँ जाएंगे ट्रेडमिल दौड़ेंगे और जो है हार्ट फेल हो जाएगा। आजकल ये भी चलता है, और इतना मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है उससे कि जिम जाने से मर जाओगे। लोग सिंपल उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, जिम गए वर्कआउट किए ट्रेडमिल चले तो मर जाओगे, निपट जाओगे, क्यों चलना है। बोलते ही नहीं बोलते, आपने सुना, आपने भी सुना होगा, देखा है, बहुत सारी खबरें आती हैं। क्यों आती हैं। आप अगर थोड़ा सा डीप डाउन जाके एनालाइज करोगे ना, तो आपको देखोगे कि आपकी हार्ट की खून पंप करने की कैपेसिटी कितनी होती है। जितनी नेचुरल आप मसल्स आपके पास हो सकती है ना, खून को सप्लाई सब मसल्स को चाहिए, तो आपकी हार्ट की कैपेसिटी उतनी ही होती है। लेकिन आप जब आर्टिफिशियल मसल बना लेते हो, तो हार्ट के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है कि भाई उनको भी सप्लाई करनी है, जो हमने तो नहीं बनाया, हमारी सप्लाई जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन मेरे ऊपर एडिशनल जिम्मेदारी डाल दी गई। अब बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी अगर उसके ऊपर आप डाल दोगे हार्ट के ऊपर, तो भी बोले बेचारा यार जा, या नहीं करते यार, अब आप ज़्यादा प्रेशर दे रहे हो, कितना करें हम काम, तो वो भी बेचारा कई बार फेल कर जाता है। तो हार्ट फेल की बहुत सारी समस्याएं ओवर मिस यूज ऑफ स्टेरॉयड के कारण, एनाबॉलिक स्टेरॉयड के कारण भी होती हैं। बट जैसे कॉमन सवाल चलता है कि हाथी हुआ, गेंडा हुआ, घोड़ा हुआ, ये वेजिटेरियन है, घास फूस खाते हैं और बढ़िया देखो टाइट होते हैं। घोड़ा देखो कैसे चना खा के दौड़ लेता है, तगड़े तगड़े तगड़े। वेजिटेरियन वाले लड़के कहते हैं कि यार तुम्हारा हमारा नहीं बनता, घोड़ा लेके बन जाता है। तो देखिए इसमें क्या है, ये बहुत मिस इन्फॉर्मेशन है, लोग बहुत सिंप्लीफाई करके बोलते हैं। अगर आप थोड़ा सा साइंटिफिकली इसका एनालिसिस देखोगे, तो आप शुभंकर भाई देखोगे कि एक घोड़ा है या एक हाथी है। हाथी देखने में बहुत तगड़ी होती है, सिर्फ घास खाती है, लेकिन पता कितना घास खाती है दिन भर में, 100-200 कुंतल घास खा जाती है हाथी। और उसका जो सिस्टम है, जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है उसके अंदर जो लगा हुआ है, उस पूरे फाइबर को पचाता भी है और उससे अमीनो एसिड बनाता है। उस अमीनो एसिड से उसके मसल्स की डेवलपमेंट होती है। तो एक इंसान जो ये बोलता है भाई घोड़ा जो है घास खा के, हाथी घास खा के, गैंडा घास खा के बॉडी बना लेता है, तो हमारी क्यों नहीं बने। आप 200 किलो घास खा 200 कुंतल घास खा लीजिएगा, आप मुझे बताइए 200 किलो घास नहीं खा पाइएगा ना, खा लेंगे आप, नहीं खाएंगे। और इतना फाइबर खा लेंगे, पचा भी नहीं पाएंगे। इंसानी शरीर जो है ना अलग बनी है, वो आपका घास खाने के लिए नहीं बनी है 100-200 किलो। तो मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि आप अपनी शरीर को समझें, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है। अब आप यहाँ पे लोग बोलते हैं कि कौन सा टाइगर प्रोटीन शेक पीता है, जो आप प्रोटीन शेक पीते हो बॉडी बनाने के लिए। बात तो ये भी है भाई, टाइगर तो प्रोटीन शेक नहीं पीता है, लेकिन इंसान की जो बॉडी है उसमें जो इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं ना, उसमें 11 अपने आप बनाती है, 9 खुद खाना पड़ता है, डाइट से लेना पड़ता है। तो उसे कहीं न कहीं से लेना ही पड़ेगा। अब लोग अंडे को भी बोलते हैं वेज, नॉन वेज है। सरकार बोलती है भाई संडे हो या मंडे डेली खाओ अंडे। आईसीएमआर जो अपने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल
रिसर्च है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है कि भाई इंडिया के अंदर प्रोटीन डिफिशियंट है, सारे स्कूल के बच्चों जो मैंडेटरी मिड डे मील होता है वहाँ अंडे दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? ताकि पोषण अच्छा रहे हमारे बच्चों का। अंडा वेजिटेरियन है? आप आजकल के जो अंडे आ रहे हैं ना, आप देखोगे तो उनसे तो मुर्गियां निकल नहीं रही हैं। तो आप जिस कैटेगरी में रखना चाहें रख दीजिए, तो इसकी एक अलग कैटेगरी है, एगिटेरियन बनाया गया है इसको। लेकिन पोषण के हिसाब से देखा जाए, न्यूट्रिशन के हिसाब से देखा जाए तो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। और हमारा देश प्रोटीन डिफिशियंट है, ये हम नहीं बोलते, दुनिया भर की रिसर्च बोलती है। अगर प्रोटीन बहुत इसेंशियल चीज़ है आपकी नेल के लिए, आपकी हेयर के लिए, आपकी स्किन के लिए, इवन आपकी जितने वाइटल आर्गन है उनके फंक्शनिंग के लिए, तो प्रोटीन तो आपको चाहिए ना। अगर आप प्रोटीन पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी जो सेल्स हैं उनकी रिपेयर कैसे होगी, आपकी मसल की रिपेयर कैसे होगी। और एक बार मसल एट्रोफी सेट हो जाएगी बॉडी के अंदर ना, तो जो मसल होती है धीरे धीरे उसका लॉस भी शुरू हो जाता है। तो मतलब अब हम तो अब लोगों के ऊपर ही छोड़ देते हैं कि भाई आपने अपना डाइट जो है ना। बट जैसे एक वेजिटेरियन लड़का बार बार रोता रहता है, मैंने कई बार जिम वालों में देखा है कि वेजिटेरियन लोगों की बॉडी नहीं बन सकती नेचुरली, अनलेस एंड अनटिल आप बाहर से कुछ ले रहे हैं। इज इट पॉसिबल वेजिटेरियन हो के अच्छी बॉडी बनाना? आपको मैं एक बात बताता हूँ बहुत क्लियर, कि वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन का बॉडी बिल्डिंग से कोई लेना देना नहीं है। अरे प्रोटीन तो वहीं से आता है ना महाराज। मैं बता रहा हूँ, दाल में भी प्रोटीन है। अब मैं बताता हूँ, समझा आप अब इस बात को समझना चाहते हैं, मैं और डिटेल में समझाता हूँ। देखिए, जितने सोर्स होते हैं, प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन और प्रोटीन की क्वालिटी दो अलग चीज़ें हैं। अगर क्वालिटी अच्छी प्रोटीन की क्वालिटी अच्छी है तो आपको कम मात्रा में प्रोटीन मिलेगा तब भी चलेगा। अगर आपकी प्रोटीन की क्वालिटी लो है तो आपको प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि क्वालिटी कहाँ से आती है, आपके प्रोटीन इंटेक के एब्जॉर्प्शन से आती है। मान लिया आपने प्रोटीन खा लिया, बॉडी में एब्जॉर्व ही नहीं हो रहा है, डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, तो प्रोटीन आपने कितना 80 ग्राम खा लिया, 100 ग्राम खा लिया, क्या फ़र्क पड़ता है उससे, दिक्कत है उससे। तो यहाँ पे बच्चों को मैं ये समझाना चाहता हूँ, या जो भी फिटनेस वाले हैं समझना चाहते हैं कि भाई प्रोटीन कहाँ से आता है। आपके जितने भी सोर्स हैं, वेजिटेरियन सोर्स आप कोई भी उठा लीजिए, दूध से अच्छी क्वालिटी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की किताब में लिखा है। देखिए क्या होता है कि प्रोटीन का एक आप ये समझिए कंपोजिशन होता है। जैसे आपके ये मसल्स हैं ना, मसल में अमीनो एसिड हैं, तो इनकी एक प्रोफाइल होती है अमीनो एसिड की। तो जितने भी प्रोटीन के सोर्स हैं ना, उनके अंदर अमीनो एसिड होता है, उनकी एक प्रोफाइल होती है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की किताब ये बोलती है कि जो आपका दूध होता है, दूध की प्रोफाइल जो नेचुरल हमारे अमीनो एसिड्स की प्रोफाइल है, प्रोटीन की प्रोफाइल, उसकी 90% के बराबर होता है। कितना होता है? 90%। 90%। तो दूध से अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन सर कोई नहीं होता। आप अगर दूध नहीं कंज्यूम कर सकते हैं, आप बोलिए दूध भी नॉन वेजिटेरियन है, आप पूरी तरह वेगन है, आप ये भी बोल सकते हैं ना, मैं तो वेगन हूँ। आजकल एक कंसेप्ट ये भी चल रहा है, मैं दूध भी नहीं पीता। आप बताइए आगे। तो वेगन में अगर हम जाएँ, दूध तो बहुत अच्छा सोर्स हो गया। अब दूध से बनी चीज़ें, चाहे आपका पनीर हो गया, चाहे दही हो गई, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। और प्रोटीन कितना खाना है वो भी हम बता देंगे अभी। लेकिन मुद्दे की बात क्या है कि सिर्फ रोना कि भाई प्रोटीन पूरा नहीं होता वेजिटेरियन से। अगर आप 1 गिलास दूध पी लेते हैं तो आपको 12 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। आधा लीटर पी लेंगे 24 ग्राम हो जाएगा, 1 लीटर पी लेंगे 35 ग्राम हो जाएगा। अगर आप 70 ग्राम के आदमी या 70 किलो के, 70 ग्राम आपको चाहिए मैक्सिमम। एक रोटी खा लेते हैं, 4 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। अच्छा, एक मज़ेदार चीज़ आपको बताता हूँ, रोटी और चावल में किसकी क्वालिटी अच्छी होती है प्रोटीन की? आप गेस मारो। चावल। हाँ, लेकिन चावल को लोग क्या करते हैं कि भाई चावल है, खा लेंगे फूल जाएंगे, कंसेप्ट यही लेके चलते हैं लोग। रोटी खाते हैं, बोलते हैं रोटी में, अब आजकल रोटी का भी कंसेप्ट बहुत अलग अलग चलता है, जौ की रोटी, ज्वार की रोटी, फलाना ढमका, पता नहीं क्या क्या रोटी बना दी है लोग, फिर सबको मिक्स भी कर दिया एक साथ कि लो जी मिक्स रोटी खा लो। अब चल रहा है ना ये सब कंसेप्ट। लेकिन जो क्वालिटी आप राइस की जो प्रोटीन की क्वालिटी है बहुत अच्छी होती है इन कंपेरिजन टू दी आपकी रोटियों की, गेहूं की जो रोटी होती है। और अपने आप में क्या है कि आप चाहे, लोग क्या बोलते हैं, लोग बोलते हैं भाई कि मैं सिर्फ दाल खा लूँ, दाल से प्रोटीन पूरा हो जाएगा। दाल के अंदर आप देखोगे ना तो एक लाइजिन नाम का अमीनो एसिड होता है, वो तो होता है, लेकिन मेथियोनाइन नहीं होता। मतलब आपस में दाल चावल पूरक है, मैं ये कहना चाहता हूँ। आप जब भी खाएं तो दाल चावल साथ में खाएंगे तो सारे अमीनो एसिड आपको मिल जाएंगे। और उसके अलावा वेजिटेरियन सोर्स में आजकल तो एक नया आया हुआ किनोवा करके आया हुआ, जिसके अंदर ऑल इसेंशियल अमीनो एसिड है। आप अपने डाइट में उसको शामिल कर सकते हैं। और आपका जो ओट्स है उसके अंदर क्वालिटी वाला प्रोटीन होता है। तो कहने का मतलब कि भाई आप कुछ भी खाओ, आपको बस थोड़ा सा अवेयर होना है, समझना है कि इसमें क्या है। बट जैसे सोशल मीडिया पर भतेरो न्यूट्रिएंट्स पड़े हैं, इतने सारे न्यूट्रिशन देने वाले हैं कि आपको समझ नहीं आता। एक आदमी कहता है ये खाओ, एक आदमी कहता है ये खाओगे गड़बड़ हो जाएगा, एक आदमी कहता है सुबह ये मत खाओ, एक आदमी कहता है शाम को ये मत खाओ। एक ही बात को हर आदमी उलट पुलट के कह रहा है और कॉमन आदमी का दिमाग का फ्यूज उड़ गया है।
कि हम कैसे माने, किस न्यूट्रिशनिस्ट की हम सुने? आप बहुत अच्छा प्रश्न उठाए हो और मेरे दिल के बहुत करीब है ये बातें। क्योंकि लोग क्या है ना, मिस इन्फॉर्मेशन इतनी फैला रहे हैं, थोड़े से लोगों को क्या होता है, कहीं से पढ़ लिया, सीख लिया, समझ लिया, सब न्यूट्रिशनिस्ट बन गए हैं, सब ज्ञान दे रहे हैं, सब डॉक्टर बन गए हैं। और आम जो लोग होते हैं, अगर जिसके फॉलोअर ज़्यादा, तो सोचते हैं अच्छी बात कर रहा होगा, ज्ञान सही दे रहा होगा ये। तो मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहता हूँ कि अभी मैं आगे बताऊँगा भी कि एक छोटी सी किताब है, बहुत छोटी, थोड़ा पढ़ने लिखने की आदत डालें लोग। अगर नहीं पढ़ लिख सकते तो एआई को लगाएं काम पे, वो आपके लिए पढ़ेगी। लेकिन आप जो है, भारत सरकार ने एक किताब इशू की है, डाइटरी गाइडलाइंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, किसके साथ, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ। मेरे ख्याल से एक हार्डली किताब होगी 150 पेज की। ये हमारे भारतीय लोगों को, हमारे नागरिकों को क्या डाइट चाहिए, किस तरह की डाइट चाहिए, इस किताब में पूरी अच्छी तरह से लिखी गई बातें हैं। और इतनी सिंपल भाषा में, पिक्टोरियल है पूरी किताब, पिक्चर है इसमें लगे हुए, आपको समझाया गया है। जैसे मैं अगर बात करूं मसल की, एक बात मैं किताब की बात बता रहा हूं, कितनी बढ़िया किताब है। किसी इन्फ्लुएंसर की जरूरत नहीं है। इन्फ्लुएंसर का काम होना चाहिए बेसिकली लोगों को सही जानकारी देना, सही तरीके से बताना, उनकी मदद करना। लेकिन वो कहाँ इन्फ्लुएंस कर दे रहे हैं, किस तरह से इन्फ्लुएंस करके कंफ्यूज कर दे रहे हैं, तो दिक्कत है। लेकिन सबका इलाज यही है कि आप खुद आप दीपो हो बुद्ध वाला काम करिए। एक किताब है, फ्रीली अवेलेबल है, खरीदना भी नहीं है, डाउनलोड कर लीजिए। और उसमें जैसे एक बात मैं बता रहा था ना कि जैसे मसल है, अब मसल्स के अगर मैं आपको फायदे बताऊं ना, तो कल से आप भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट कर दोगे। अगर नहीं कर रहे होगे तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर मसल्स हैं ना, तो आपकी जो ज्वाइंट्स होते हैं ना, ये इनमें पेन नहीं होता, ये सेफ रहते हैं। आपका लोड जो होता है मसल्स ले लेती है, ज्वाइंट्स ऊपर लोड कम आता है अगर आपकी मसल्स अच्छी हैं तो। आपकी अगर मसल्स अच्छी हैं, आप समझो मसल्स अच्छी हैं आपकी, तो आपकी जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाती है। अब पूछिए इंसुलिन सेंसिटिविटी क्या होती है? लोगों को जो मधुमेह की बीमारी होती है ना, वो नहीं होगी, देर से होगी, कम होगी। पूछिए क्यों? क्योंकि जो आपकी एक्स्ट्रा शुगर होती है ना, मसल्स में भी जाके स्टोर होती है। अब ज़्यादा मसल है तो कुछ वहाँ जाके स्टोर हो जाएगी। आपके किसको मेहनत कम करनी पड़ेगी? इंसुलिन को कम मेहनत करनी पड़ेगी। अगर इंसुलिन को कम मेहनत करनी पड़ेगी तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। तो अच्छी मसल है अगर आपके पास है, तो आप डायबिटिक से भी दूर रहेंगे। अब भारत के अंदर पता है आज डायबिटिक की क्या कंडीशन है? 21 करोड़ लोग हैं डायबिटिक इंडिया के अंदर। हम डायबिटिक की कैपिटल बनने जा रहे हैं शुभंकर भाई। कितनी पॉपुलेशन है अपनी? 140 करोड़। 140 करोड़ में से 21 करोड़ लोग क्या हैं? डायबिटिक हैं। और ये आईसीएमआर की रिपोर्ट बोल रहा हूँ मैं, कोई सोशल मीडिया की या किसी इन्फ्लुएंसर की बात नहीं बोल रहा। और 22 करोड़ लोग जो है ना, हाइपरटेंशन के शिकार हैं, जिसे हम लोग बीपी बोलते हैं। ओबेसिटी की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। कहने का मतलब ये कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है हेल्थ में। मैं वापस आ रहा हूँ अपनी मसल वाली बात पे, फिर इस पे आएंगे। तो आप ये समझो, जो मसल्स होती है ना, अगर आपके पास मसल्स अच्छी हैं तो आपकी एजिंग भी ग्रेसफुल होती है, स्लो होती है। सारा खेल तो देखिए, एज हर इंसान होना है, आप इस प्लेनेट पे आएंगे तो जाएंगे भी। कैसे आप एज कर रहे हैं, किस ग्रेस से के साथ आप एज कर रहे हैं, वो मैटर करता है। और मसल्स अगर आपके पास है ना, तो आपकी ग्रेसफुल एजिंग होगी, स्लो एजिंग होगी, बहुत फास्ट नहीं होगी। और हाँ, अगर आप मसल को ट्रेंड नहीं करेंगे तो एक होती है मसल एट्रोफी, मसल लॉस। वो ऑटोमेटिक जो है ना, कमज़ोर होती जाएगी, धीरे धीरे उसका लॉस भी हो जाएगा। तो जो चीज़ सही होना चाहिए था वो उल्टा हो जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इसलिए इंसान को करनी चाहिए। और रही बात, जब मैं हेल्थ की बात कर रहा हूँ, जब मैं इतनी सारे आंकड़े आपको बता रहा हूँ, तो मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर सबसे प्राइमरी चीज़ क्या है शुभंकर भाई? सबसे प्राइमरी चीज़ क्या है? लोग जिसके लिए पागल रहते हैं, परेशान रहते हैं? नौकरी, पैसा, नौकरी, भूख। पैसा। ये सब किसके साथ है? शरीर के साथ। शरीर के साथ। आपकी किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में आपको प्रमाण पत्र दिया जाता है, अंक प्रमाण पत्र। क्या होता है वो? अंक प्रमाण पत्र। क्या नंबर का। क्या आपके हेल्थ का प्रमाण पत्र आपको दिया जाता है? नहीं, क्यों नहीं दिया जाता है? हम उसको प्राथमिकता नहीं देते। देना चाहिए ना, उसके लिए कोई कॉस्ट थोड़ी ना है। अवेयर नहीं है हम लोग। क्या होता है, जब कोई आने वाले समय में, जब बच्चा यंग होता है तो पता नहीं होता कोई हेल्थ, लेकिन जब धीरे धीरे हैबिट डेवलप हो जाती है ना, हैबिट इंसान को मारती है। वो आगे जाके उसी हैबिट को फॉलो करना शुरू करता है, एंड जो खा रहा होता है खाना शुरू करता है। आपको एक हेल्थ कार्ड का भी सिस्टम बनाना चाहिए, अंक पत्र के साथ, अंक प्रमाण पत्र के साथ एक हेल्थ कार्ड भी होना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपके बच्चे का जो है ना, हेल्थ की जो पैरामीटर्स हैं वो उसमें दिखेंगे कि भाई ये है, ये है, ये है। ना केवल बच्चे के लिए, इवन जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं उनका भी एक हेल्थ कार्ड। आपने स्कीम दे दी कि बीमार हो तो इलाज करा लो, ठीक है, सरकार ने बोल दिया पैसे हम भर देंगे, आप रीएम्बर्स कर लेना, अच्छी बात है ये।
लेकिन आप बीमारी की तरफ जाते क्यों हो? अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हम अच्छा करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ जो है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि आपका खर्चा ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है कि आप भाई जितने भी बच्चे हैं छोटे छोटे ना, एक तो उनका हेल्थ कार्ड हम लोग बनाएं, और साथ में जो स्कूल कॉलेज के अलावा जो एम्प्लॉय हो गए या जो सरकारी एम्प्लॉय हो गए, उनके लिए जो है ना कुछ हम ऐसा व्यवस्था करें कि भाई उनको मोटिवेशन आए फिट रहने का। ये तो हो गई बच्चों की बात। जो आदमी घर पे अनहेल्दी है, उससे अपने आप को हेल्दी करना है, पर उसका समय नहीं जिम जाने का। बहुत बहुत सही सवाल है, बहुत कॉमन सवाल है। सबके पास यही बहाना साइटिस होता है शुभंकर भाई। लोग पता है क्या बोलते हैं, यार बहुत बिजी हूँ यार, टाइम ही नहीं निकाल पा। नरेंद्र टाइम तो निकालना चाहता हूँ यार, लेकिन 2 दिन करता हूँ फिर उसी ढर्रे पे चला जाता हूँ। और मेरा रूटीन ऐसा है कि रात में मैं देर से आता हूँ, कहीं पता नहीं होता यार रात में काम करे दिन, मतलब लोग कुछ न कुछ कर लेते हैं। मैं इतना जानता हूँ कि फिट रहने के लिए सिर्फ आपकी नियत चाहिए। अगर नियत है ना, और जिस काम को करने की आपकी नियत होती है वो काम आप करते हो। सच्चाई है कि नहीं? आप इस चीज से मुस्कुरा रहे, इसका मतलब आप इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो। सही बात है कि आपकी नियत चाहिए, आपकी नियत ही नहीं है फिट रहने की। जिस दिन कुछ मेजर हो जाएगा उस दिन आपकी नियति बनेगी थोड़ी बहुत कि मैं कुछ कर लूँ। और रही बात जो मेरी तरफ से है ना, तो मैं तो यही बोलता हूँ कि भाई इंसान को 2 ही चीज़ फिटनेस की तरफ ले जा सकती हैं। एक उसकी कुछ रिकॉग्निशन हो जाए या उसको कुछ मोटिवेशन मिल जाए। अगर अभी पार्क में क्या होता है ना, हमारा एक दोस्त होता था जब मैं तैयारी करता था, वो कहीं भी रहे सुबह उठेगा जरूर और पार्क में जरूर जाएगा, क्योंकि उसकी वाली आती थी पार्क में घूमने, तो उसके पास मोटिवेशन होता था सुबह उसको देखने का कि भाई आएगी और मैं जाऊँगा देखूंगा। मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज़ है। लोग बोलते हैं ना मोटिवेशन बकवास है, ये है, फ्यूज 4 दिन बाद उसका फ्यूज निकल जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए मोटिवेशन से अच्छा किक स्टार्ट नहीं हो सकता। उसको सस्टेन कैसे करना है बात की चीज़ है, लेकिन किक स्टार्ट करवा देता है मोटिवेशन। तो मुद्दे की बात यह है कि जो ऐसे लोग हैं ना जो फिटनेस करना चाहते हैं, अगर अभी क्या हो जाए कि बोर्ड पे ठीक है इनको रिकॉग्नाइज कर दिया जाए और एक चलो अवार्ड बांट देते हैं, फिटेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ऑफिस या डिपार्टमेंट, और उसको जो है पता चला कि प्रेसिडेंट जो है बुला के या स्पोर्ट्स मिनिस्टर बुला के अवार्ड दे रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं सबके सामने। आप बिलीव नहीं करोगे, लाइन लग जाएगी लोगों की। लोग कहेंगे हम फिट होंगे इस बार, हम अवार्ड लेके आएंगे। बच्चे भी बोलेंगे माँ बाप को, अरे पापा फिट काहे नहीं होते, पड़ोसी देखिए अंकल लेके आए अवार्ड इस बार जाके। तो वहाँ से भी एक मोटिवेशन आएगा लोगों को। और उसी तरह से डिजिटल बोर्ड बनाइए आप जब इतना खर्च कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग को डिजिटल बोर्ड बनाना चाहिए, लगाना चाहिए भाई हमारा फिटेस्ट एम्प्लॉई है। हेल्थ को तभी आप प्रमोट कर पाएंगे अगर आप ईमानदारी से अगर हेल्थ की बात करते हैं तो। ठीक है, आपकी ज़िंदगी का एक और सेगमेंट है, क्योंकि आप जीएसटी डिपार्टमेंट में हैं, एडिशनल कमिश्नर जीएसटी, सही है पद? तो मुझे लगा जीएसटी के भी कुछ कॉमन सवाल लोगों ने भेजे थे। जैसे एक सवाल था कि रेट जो होती है वो खाली बड़े बिजनेसमैन क्या होती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी कर चोरी कर रहे हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े, सरकार कभी भी जो है ये देख के नहीं जाती है किसी घर पे कि वो बड़े हैं कि छोटे हैं। अगर कोई आम दुकानदार है जो आपको जीएसटी का बिल नहीं दे रहा, क्या करे आदमी? नहीं, आप इसके लिए तो हम लोग पूरी मुहिम चलाते हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं लोगों को, एजुकेट कर रहे हैं भाई बिल मांगिए, बिल आपका अधिकार है। कह रहा नहीं देंगे, वैसे देंगे, मेरा लेना लीजिए, नहीं लेना मत लीजिए। नहीं, आपका बिल जो है ना अधिकार है। अगर ऐसा कह रहे हैं ना, तो एक जो है कंज्यूमर अफेयर का नंबर होता है, जागो ग्राहक जागो, आप वहाँ कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं कि भाई मुझे ये फलाने जीएसटीएन इनका नंबर है और ये फलाने बंदे हैं, इन्होंने मुझे मना कर दिया बिल देने से। ये तो अपराध है। आपको तो बिल, बाकी डिपार्टमेंट सरकारी वाला बड़ा स्लो होता, आप वाला तेज है स्लो है जीएसटी वाला? नहीं, स्लो तो कोई नहीं है, सारा चीज़ आजकल डिजिटल हो गया, पूरी जीएसटी डिजिटल है सर। पूरी आप जीएसटी को देखेंगे तो सब ऑनलाइन है, सब बहुत वेरी फास्ट चल रहा है। स्लो कहाँ है अब? आप कस्टम में भी थे? बिल्कुल। कैसा साल काम किए कस्टम में? कस्टम में मेरे ख्याल से 6-7 साल का एक्सपीरियंस है मेरा कस्टम्स का। तो कस्टम कैसे काम करता है थोड़ा बताओ ना। कोई सामान विदेश से लेकर आए, कैसे काम करता है? नहीं, आप विदेश से लेके आए हैं तो उसके ऊपर ड्यूटी होती है, इंपोर्ट ड्यूटी जिसे हम लोग बोलते हैं। वो इंपोर्ट ड्यूटी आपको भरना पड़ेगा, उसके बाद आप अपना सामान घर ले जा सकते हैं। और क्या इसमें, मतलब और क्या जानना चाहते हैं? जैसे कस्टम की चेकिंग बहुत सारी होती है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। मेरा एक जैकेट रख लिया कस्टम वाले ने, हम फ्लाइट में छोड़ आए थे, वापस नहीं गया, कस्टम ड्यूटी लगेगी। खैर वो अलग कहानी है। बट जैसे मैं अफगानिस्तान से लौट रहा था, तो कस्टम वालों ने सारे सामान रोक लिए, कहा कि हमें शक है किसी एक के बैग में अफीम पड़ी थी। आधे घंटे बाद हमें हमारा दे दिया। अफगानिस्तान से आए थे तो 2-4-5 लोगों को रोक लिया उन्होंने, जिनके साथ अपना कर रहे तामझाम। फिर सोशल मीडिया पे आए दिन कस्टम के बड़े वीडियोस आते हैं, अजीबोगरीब तरह के वीडियोस, चोरी कलाकारी की पराकाष्ठा को पार करते वीडियोस।
कस्टम वाले कैसे ट्रैक करते हो आप लोग, कस्टम में जब काम कर रहे थे आप लोग? बहुत बहुत बढ़िया सवाल है आपका। देखिए, जो ट्रैकिंग है उसके लिए हमारे पास सिस्टम है, हम प्रोफाइलिंग करते हैं। आपने कितने चक्कर कहाँ के मारे, हमें सब पता रहता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। वो तो अपना एक सिस्टम कैसे है। मान लो कोई नया लड़का पहली बार गया कहीं पे, हमारे पास अपना खुद का सॉफ्टवेयर होता है, खुद का सिस्टम होता है, और उसमें हमें पता होता है कि आप अगर देखिए कस्टम आते हैं ना आप, तो सबसे पहले हेलो कौन बोलता है आपको? वाइट ड्रेस वाला बंदा ही हेलो बोलता है, आइए सर वेलकम, आप आ गए हमारे देश में। एक ग्रीन चैनल है, ये रेड चैनल है। अगर कुछ डिक्लेयर करना है तो आप रेड चैनल से जाइए, अगर कुछ लेके नहीं आए हैं तो आप ग्रीन चैनल से जाइए। कितनी बढ़िया व्यवस्था है ना वहाँ पे, ग्रीन चैनल रेड चैनल की व्यवस्था बनाई गई है आपके लिए। तो उसके अलावा जो है, जब आप बात करते हैं कि भाई आप आ गए यहाँ पे, अब प्रोफाइलिंग करने की कि आप कितने चक्कर कहाँ के मार रहे हैं, तो पता रहता है। जब आप देश छोड़ के जाते हैं, जब स्टैंप लगता है तो हमें पता होता है कि आप कहाँ गए, कहाँ नहीं गए, कहाँ से आ रहे हैं, क्या करके आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ की रोका भी उन्हीं को जाता है जो रिस्क पैरामीटर पे आते हैं। मैं एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा यहाँ पे, जब मैं वाइजैग में पोस्टेड था कस्टम्स में, तो एक पैसेंजर आए, आप शिकायतें कर रहे हैं, कस्टम डिपार्टमेंट ने आपकी जैकेट रख ली। कहाँ रख ली? मैं देखूंगा भाई आपकी जैकेट क्यों, अगर आपकी पर्सनल यूज़ की चीज़ थी तो क्यों रखी गई? नहीं, हम फ्लाइट में छोड़ आए थे गलती से, तो अच्छा, हमने दोबारा मंगाया तो उन्होंने कहा पैसा दोगे तब देंगे। नहीं वो चीज़ देखने वाली बात है कि भाई उन्होंने कैसे ट्रीट किया उसे, ब्रांड मतलब अब लेके आपकी पर्सनल अगर इफेक्ट की चीज़ थी तो आपको मिलनी चाहिए थी। आ, जब मैं था तो वहाँ पे एक यात्री आए, और नॉर्मली क्या होता है कि जिनके पास कुछ डिक्लेयर करने को नहीं होता वो ग्रीन चैनल से निकल जाते हैं, जिनको कुछ से डिक्लेयर नहीं करना है तो ग्रीन चैनल से आते हैं। तो एक मेटल डिटेक्टर था, तो उस मेटल डिटेक्टर से जो है निकल रहे थे, और जैसे जाएं तो वहाँ पे दिखाया कि भाई इनके पास कुछ मेटल है। और फिर वापस ऑफिसर ने उनको साइड से बोला कि एक बार फिर से आप एंट्री मारिए। होता नहीं जैसे आप कुछ अगर कुछ बच जाता है तो बोलते फिर से आइए, आप इसको उतार दीजिए, उसको उतार दीजिए, घड़ी उतार दीजिए, ऐसा बस। फिर आए, फिर बज रहा है, उनके जितने भी चीज़ें थी सारी मेटल उतरवा दी, फिर बज रहा था। अब समझ में नहीं आया हम लोग को भाई हो क्यों रहा है ये, कि इसमें प्रॉब्लम आ गई। और लोग जा रहे हैं तो एकदम सही बता रहा है, ये भाई साहब जाएँ तो दिक्कत करने लग जाए। फिर इनको पर्सनल फ्रिस्किंग रूम में ले जाया गया, पर्सनल फ्रिस्किंग के लिए। जब वहाँ पे गए देखे, तो फिर जब उनकी बॉडी में लगाए, जब बम के पास ले गए, तो फिर वहाँ पे जो है वो बता रहा है मेटल। अब मेरे को समझ में नहीं है हो क्या रहा है। तो हमारे एक्सपीरियंस वाले साथी थे, बोले सर आप थोड़ा सा वेट करिए, मैं समझता हूँ कि माजरा क्या है। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, लोग जो आप बोले थे ना अतरंगी आइडियाज़ लेके आते हैं सामान लाने का, आए दिन कुछ कुछ होता रहता है। वहाँ पे भी एक अतरंगी आइडिया हुआ, जो रेक्टम कॉन्सिलमेंट का इनका केस था। पता चला भाई साहब ने जो है मतलब गोल्ड स्मगलिंग करने के लिए बॉडी में ही कंसील कर लिया गोल्ड को पिछवाड़े के अंदर। आप समझो शुभांकर भाई, मैं कहाँ इलाहाबाद का छोटा सा जगह से जाके जब ऐसी चीज़ें मैंने देखी ना, ऐसी चीज़ सुनी, तो मेरे तो होश ही फाकता हूँ। नहीं क्या दुनिया क्या कर रही है, क्यों कर रहे हैं इस तरह से लोग थोड़े से पैसे के लिए। उसके बाद उनको पानी वानी पिलाया गया, बाथरूम बाथरूम ले जाया गया, फिर गोल्ड निकल के आया, फिर केस। तो मतलब फिर क्या होता है ऐसे लोगों का? लेवल ही अलग है, और डिपेंड करता है ना कि आप क्वांटिटी क्या है, उसके हिसाब से केस डिसाइड होता है कि भाई कितना ग्राम था, कितना किलो है। लेकिन मैं आपको अतरंगी जो आप बता रहे हैं ना, उस अतरंगी उसका आइडिया बता रहा हूँ, लोग कैसे कैसे अतरंगी काम कर रहे थे, और ऐसे आए दिन करते हैं। कोई सैंडल में ले आता है, कोई फॉयल पेपर में लपेट के ले आता है, कुछ कुछ करते रहते हैं बट लोग। इन लोगों को पता तो होगा ना कि पकड़ जाता होगा ये कुछ लोग स्मार्ट होकर निकल भी आते हैं। नहीं, निकलने तो किसी को नहीं देते, इंडियन कस्टम्स तो पूरी चौकन्ना। अब भाई अब देखिए, जो नहीं पकड़ा गया तो हम तो यही क्लेम करते हैं भाई हम सबको पकड़ते हैं। और आप देखेंगे ना कि स्मगलिंग इन इंडिया करके एक ईयर बुक होती है, वो भी रिलीज करती है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की, भारत में कितनी स्मगलिंग हुई, कितने पकड़े गए, क्या रहा, किस किस तरह की स्मगलिंग रही। तो लोग जानवरों की भी स्मगलिंग करते हैं, पता है आपको? कैसे? जो एग्जॉटिक बंदर होते हैं, छोटे छोटे बंदर होते हैं थाईलैंड से, कुछ छिपकली होती हैं, कुछ सांप होते हैं, कुछ कुछ लेके आते हैं लोग अटैची में बंद करके। तो उनको क्या लगता है दिखाई नहीं पड़ेगा, ये वो सोच के आते हैं। हाँ, छिपकली उपकली कुछ भी मतलब ले आते हैं लोग। कई बार लोग शौकीन भी होते हैं ना उल्टी सीधी चीज रखने का, इस तरह करने का, सांप वाप पालने वालने का, तो वहां से उठा के ले आते हैं सब। अरे पॉकेट मंकी बहुत फेमस था जब मैं वहां था, पॉकेट मंकी लोग छोटा सा बंद। मतलब इस तरह की कस्टम में तो अगर मैं कहानियां सुनाने बैठूं तो आपके पॉडकास्ट में ना 2-2.5 घंटे तो कस्टम की बातें चल सबसे जाए। फनी एक्सक्यूजेस क्या देते हैं लोग? नहीं, उनको पकड़े जाने लॉ के बारे में पता नहीं था कि ये यहाँ बैन है, ये है, वो है। लेकिन जो क्रुक्स होते हैं ना, वो कुछ नहीं बोलते। अब पकड़ गए तो पकड़ लिए, अब ठीक है, अब जो करना है कर लो, उनको पता है। क्योंकि उनका तो धंधा यही है, पैसा यही है,
जितना कर सकते हैं। अच्छा, एक मार्केट में और बड़ा चलता है कि ये कस्टम का सामान है, हाँ सस्ता मिलता है। हाँ। इसमें कितनी सच्चाई होती है? कई दुकान वाले हमको मिलते हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी, जो लगाए रहते हैं यहाँ कस्टम का अच्छा, सामान कभी है। आपको वो वाला फ़ोन नहीं आया क्या जिसमें बोलते हैं भैया आपका जो गर्लफ्रेंड ने जो है ना सामान भेजा है वहाँ से विदेश से और कस्टम ने रोक लिया है, इसके लिए 10,000 रुपये आप ड्यूटी जमा करनी पड़ेगी, आप 10,000 रुपये ड्यूटी जमा करा दी, सामान ले जाइए। हाँ आया कि नहीं कभी ऐसा हाँ, फ़ोन? हमको आया है। पूरा फ्रॉड होता है ये, पता है आपको? पूरा फ्रॉड होता है। कभी कस्टम ऑफिसर आपको फ़ोन नहीं करता कि आपका कोई सामान आया है, आप आइए ड्यूटी भरिए, रोक लिया है किसी ने। कभी भी कस्टम ऑफिसर आपको फ़ोन नहीं करेगा व्यक्तिगत तौर पे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ जो है, अगर इस तरह का कोई कॉल आए तो तुरंत एक हेल्पलाइन है ट्राई वालों की, आप उस हेल्पलाइन पे पहले तो उनको बताएं कि भाई इस तरह का मेरे पास कॉलर, ताकि उस कॉलर को ब्लॉक किया जा सके, क्योंकि ये लोग फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं, साइबर फ्रॉड इस तरह की चल रही चीज़ें। और दूसरी बात जो बोलते हैं ना कस्टम का सामान है, जब्त कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ये सब भी आज के समय में जो है ना, ये सब छलावा नहीं, है। कई शॉप्स वाले करते हैं कि ये कस्टम की छलावा है दुकान है, सर, छलावा, पूरा छलावा हमारा है। जुगाड़ है कस्टम वालों से। कोई जुगाड़ नहीं। आप एक चीज बताओ, कस्टम वाले ऑफिसर कोई सामान पैदा कर सकता है क्या? अगर मान लो कोई सामान आया सीज होगा, तो सीजर का डिस्पोजल का अलग नियम है, कैसे सीज करना है, कैसे डिस्पोज करना है। आप घर तो ले ही नहीं जा सकते कोई सामान। अरे तो कहीं तो जाके स्टॉक में रखते होगे वहां नहीं नहीं, या तो डिस्ट्रक्शन होगा या तो ऑक्शन होगा, दो ही काम होते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है जैसे मान लीजिए कोई अब दवाएं लेके आ गया, अब दवाओं को तो आप ऑक्शन कर नहीं सकते हो। अगर मान लीजिए इलीगल दवाएं हैं, मेरी बैंड है, जैकेट का ऑक्शन करवाएंगे। हाँ तो आप क्या होता है, उसको ऑक्शन में डाल देते हैं सामान, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिकवर करनी है हम लोगों को। तो भाई ऐसे कोई किसी सामान दुकान वाले थोड़ी दे देते हैं कि आप ले जाओ जी और आप बेच देना। हाँ, बट इंडिया में तो हर चीज का जुगाड़ होता है, पता लगा लिया सीधे ऑक्शन से, एक बार में खरीद ले सस्ते ये में। लोगों की गलत फहमी है ना, यही तो हम अवेयर करना चाहते हैं लोगों को। कोई जुगाड़ नहीं है किसी का कहीं आपसे पे। बात तो ऐसा लगा सारे सरकारी आदमी कितने ईमानदार होते हैं। आप खुद हंस रहे हो। नहीं, आपकी हंसी देख के मुझे हंसी आ रही है कि जो जुगाड़ की आप बात कर रहे हो कि जुगाड़ लगा के निकाल ले, कहाँ से निकालिए सामान ना। आप 90 के दशक से लोगों को बाहर निकालिए। आप डिजिटल इकोनॉमी में रह रहे हैं, डिजिटल एरा में रह रहे हैं, हर एक चीज का फुटप्रिंट है। कौन सा विभाग है जहाँ जुगाड़ नहीं चलता? ये तो आप बताइए ना। छोड़ो महाराज, मेरी खामोशी ने हजारों जवाबों की लाज रख ली। विदेश से चलो और कुछ सवाल है। कस्टम्स में स्मगलिंग सबसे बड़ा यही होता है, स्मगलिंग में आप यही करते थे आप लोग? देखिए, कस्टम में स्मगलिंग जो है ना, हर एक चीज की होती है, अलग अलग तरह से होती है। जैसे मान लो मैं अभी आईफोन आ रहा है, हाँ अब मैं दुबई गया, हाँ। तो क्या आईफोन है जो मैं ला सकता हूँ जिसमें कस्टम वाले रोना गाना नहीं करेंगे? एक को नहीं ला सकते हैं। अगर आप कोई भी आईफोन नया खरीदते हैं, लेके आते, तो आपको ड्यूटी भरनी अब पड़ेगी। हम हाथ में लेके आए तो महाराज कैसे हाँ, पता अब यहाँ से लेके भी तो गए होंगे ना एक। आपको कैसे तो पता? नहीं, आप अपने बैग में कहाँ रखेंगे आप फोन? हो अगर आप मान लीजिए फोन लेके आए हैं, हाँ, या तो हाथ में तो रखेंगे। हम डब्बा फेंक देंगे वहीं पे, खाली फोन हाथ में लेके आए। बात तो आप सही कह रहे हो, लोग यही करते हैं हाँ। कि भाई जिसके पास 2 फोन है, ठीक है, अब वो ये दिखाता है कि भाई मेरा एक पुराना फोन था या मैं 2 फोन लेके गया था। तो लोग कई बार कर लेते हैं, लेकिन नामली क्या है, रूल यही है कि आप कोई भी चीज़ वहाँ खरीदेंगे तो आपको ला के उसकी ड्यूटी यहाँ अरे भरनी कैसे है। महाराज, मैं यहाँ से गया, देखिए, अगर आपकी नियति है चोरी चमारी आप करने मेरा की, फोन तो चेक करते नहीं हो, क्या फोन लिया हूँ मैं ट्रैक में? नहीं नहीं, आप समझिए मेरी बात। अगर आपके पास एक फ़ोन है, तो ठीक है, आपको पर्सनल यूज का हो सकता है। अब कोई बोले कि मैं 4 अंगूठी पहन के आ जाऊँ वहाँ से, मेरे 4 उंगलियाँ हैं, मेरी 5 उंगलियाँ हैं, मैं 5वां अंगूठी डाल के ले आऊँ, ठीक है, तो या तो आप डिक्लेयर करके जाइए कि आप 5 अंगूठी जो है यहाँ से लेके गए बट थे। डिक्लेरेशन फॉर्म कहाँ होता? मैं इंग्लैंड गया, मुझसे कहीं डिक्लेयर नहीं करवाया उन्होंने। नहीं, अगर आप यहाँ से जा रहे हैं तो आपको हाँ। सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है ना। और अब तो अतिथि ऐप भी, आप उस पर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अब अवेयरनेस नहीं है तो बात अलग है, लेकिन आपने एक कोई भी चीज़ है, आगे से ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ हाँ, अभी, मैं भी समझ कि लेता अगर कुछ चीज़ आप लेके जा रहे हैं अपने साथ, हूँ। पर्सनल इफेक्ट की चीज़ें हैं और वैल्यूएबल चीज़ें हैं, जिस पे आते समय जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप पहले यहाँ पे डिक्लेयर कर दो कस्टम्स को कि भाई मेरे पास ये 4 अंगूठी, 4 चेन, ये वो है, ताकि गोल्ड के नाम पे आपको रोक के ये ना बोले कि आप नया गोल्ड लेकर आ रहे हो, पर्चा दिखाओ, बिल दिखाओ। नहीं दिखाओगे तो बोलेंगे ड्यूटी भरो जी। तो वो काम नहीं करना। आपने जो भी लेके जाना है, आपको लगता है कि एक्सेस है, आप डिक्लेयर कर दो, तो वो ज़्यादा अब मैं बेहतर रहेगा। अफगानिस्तान से 2 बोरी अखरोट लेके आया था, ड्राई फ्रूट। वो तो आपको गिफ्ट मिला था, प्यार में, मेरा प्यार में गिफ्ट मिला था, आप लेके मेरा आए थे। कोई चेक वेक नहीं हुआ, कुछ बढ़िया आराम से उसमें कुछ और भर के ले आता मैं। नहीं तो आप खाने पीने के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए आप लेके आए। बट तो आईफोन भी मेरा कैसे पकड़ लोगे? मान लो मैं यहाँ से गया, हम्म। एक छोटा फोन लेके वहां फेंक दिया मैंने, वहां से 2 आईफोन लेके चला आया मैं, डब्बा खोल के, कैसे पता लगे कस्टम वाले को? नहीं, अगर आप नहीं, कस्टम वाले को वही तो बता रहे हैं ना कि अब शुभांकर को देख के हो सकता है लोगों को लगे कि शुभांकर बहुत ईमानदार आदमी है, ऐसा वैसा काम नहीं करेंगे।
तो आपको हो सकता है 2 आईफोन अलाउ कर दे भाई, ले जाइए आप। कुछ कस्टम वाले से ले दे के काम चल जाता है। ये तो आप बताइए कभी किए हो तो। हमारे इतना पाला नहीं पड़ा भाई। पाला तो पड़ गया ना, आपकी जैकेट रखवा ली। जैकेट तो हमारे भाई साहब भूल के आ गए थे, बेवकूफ़ आदमी, वो भूल गए और लौटाने के टाइम में बाकी लोग बेवकूफ़ निकले। कस्टम पैसा मांगा, उसको छोड़ दिए लोग। ओके, अभी जीएसटी में चेंजेस आए हैं, हाँ, क्या फायदा हो रहा है इससे? देखिए ये जो कदम है जीएसटी में चेंजेस लाने का, इससे रेट जो है ना रैशनलाइज हुए हैं बहुत सारे। जैसे अभी आप देखेंगे कि एजुकेशन के मामले में आप देखेंगे तो जितने भी शिक्षा की किताबें थीं या बुक्स थीं, सब पे 5% सब पे 0 जीएसटी हो गया, अभी कोई जीएसटी नहीं है। अगर आप देखेंगे ट्रैक्टर हो गया, अब ट्रैक्टर के रेट्स जो है जहाँ 18% 5% पे आ गए। इसी तरह से आप देखेंगे बहुत सारे रेट जो है ना, गाड़ियाँ हैं, अब गाड़ियों पे जहाँ पे सेस भी लगता था, सेस हटा दिया सरकार ने। अब केवल एक 40% का आपको जीएसटी देना है, कोई सेस नहीं है, पहले सेस भी देना पड़ता था। तो रेट क्या है, सरकार का टारगेट यही था कि जितने भी कॉमन यूज़ की चीज़ें हैं, जो अब देखिए स्कूटी होती है, कॉमन यूज़ की चीज़ है, बाइक है, कॉमन यूज़ की 28% टैक्स था, अब सब किस में आ गया, 18% में आ गई। तो जितनी भी चीज़ें हैं ना जो आम जनता यूज़ कर रही है, उस पर टैक्स का बर्डन कम से कम पड़े, क्योंकि आप देखेंगे जीएसटी कौन भरता है, इनडायरेक्ट टैक्स है। अल्टीमेटली इसका लास्ट जो बंदा है ना, जो सामान खरीद रहा है, उसके ऊपर ही टैक्स का भार पड़ता है। तो सरकार का ये था कि नहीं यार, हमें जितने भी कॉमन लोग हैं ना, उनके ऊपर टैक्स का भार कम करना है। तो बहुत सारी चीज़ सस्ती हुई हैं। आप जीएसटी के एडिशनल कमिश्नर हो, जी अभी बेटिंग ऐप को लेकर बहुत सारे खिलाड़ियों से पूछताछ हुई है, जी फिर बेटिंग ऐप बंद हो गए। जी। पहले गलत थे कि सरकार को मोटा पैसा मिला था, खेलने दे रहे थे, या अभी गलत हैं कि बंद कर दिया और उसका जो ऑफलाइन तरीका पुराना ट्रेडिशनल था बेटिंग का वो चालू रहेगा, और इससे सरकार को कितना लॉस हुआ? देखिए अगर शुभंकर भाई इस पे मैं बताऊं तो सरकार एक सोशल काज के लिए काम करती है। जो बेटिंग है या गैम्बलिंग है, देखिए ये लोग जिस नेचर का गेम कर रहे थे, पहले तो इनके ऊपर टैक्स बढ़ाया गया कि भाई आपकी जितनी एंट्री फीस होगी आपको पूरे पे ही टैक्स भरना है, कोई का आपके कमीशन पे टैक्स नहीं भरना है, पहली चीज़। फिर उसके लिए काफ़ी लीगल इशूज़ रहे। और सरकार हमेशा जो है सोशल काज के लिए काम करती है कि भाई अगर सोशल काज क्या है कि हमें बेटिंग और गैम्बलिंग नहीं करने देनी है, तो कोई भी तरीका हो। ये लोग बोलते हैं नहीं इसमें स्किल का गेम है, इसमें ये गेम है, अलग अलग लॉजिक लेके आते थे कि भाई इस तरह से चल रहा है। लेकिन एक्चुअल में सब जब गैम्बलिंग किया बेटिंग की कैटेगरी में, सरकार ने बोला नहीं इलीगल है, हमें बंद करना है ये चीज़ें, तो उसे बंद कर दिया। अब ये लोग भी आप देखोगे आए दिन न्यूज़ आ रही है कि भाई हम फ्री फॉल ऑल करेंगे या कुछ फ्री प्ले करेंगे, कुछ कुछ सिस्टम बना रहे हैं अपना। लेकिन बेटिंग गैमलिंग तो किसी भी स्वस्थ समाज के लिए और यूथ के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं है। ये बहुत एडिक्टिव होता है। कितने परिवार पहले आप देखे होंगे, अगर आपको याद हो जब लॉटरी सिस्टम अपने यहाँ चलता था, लॉटरी खेल खेल के कितने अच्छे खासे परिवार बर्बाद हुए हैं अपने देश के अंदर ठीक ठाक। तो सरकार तो कभी भी चाहती नहीं है कि भाई, सरकार को यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करना था, कभी भी नहीं था सरकार को रेवेन्यू कलेक्ट करना, बल्कि सरकार ने कोशिश यही की कि इनको डीमोरलाइज किया जाए, ऐसे लोग जो है काम ना करें। लेकिन जब सोशल काज उनको लगा नहीं ये चीज़ें हमारे यूथ और समाज के लिए ठीक नहीं है, तो ये डिसीजन लिया गया। कितना नुकसान होता होगा सरकार को इससे? एंड रेवेन्यू का एग्जैक्टली तो अभी मैं आप फिर भी मोटा मोटा कितना आप बेहतर इसमें इन्वेस्टिगेटर हैं, बेहतर पत्रकार हैं, आपको तो नहीं नहीं, सारी इसमें कितना चार्ज करते थे आप लोग? नहीं 40% के 28% के उसमें डाल दिया था इसको, फिर अभी 40% में डाल दिया। लेकिन अल्टीमेटली जो है जब बंद ही कर दिया तो कोई मतलब नहीं है वो। एक और आपके बड़े फेमस ऑफिसर हैं समीर वानखेड़े, जी काफी चर्चित रहे। जी शाहरुख खान के लड़के को उन्होंने अंदर कर दिया था, जी फिर अभी उन पर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। जी। क्या नजरिया आपका समीर वानखेड़े साहब पर? देखिए समीर वानखेड़े जो है ना, मेरे साथ जब मैं डीआरआई में था, डीआरआई हेडक्वार्टर में था, फिर डीआरआई बॉम्बे में थे, और एक जो है साथ में मतलब एक केस हम लोगों ने साथ में किया था। और मेरे हिसाब से जो है, अगर मेरी पर्सनल राय आप मांग रहे हैं, तो समीर वानखेड़े को जितना मैं जानता हूँ ना, बहुत ही अपराइट ऑफिसर है। और आगे जो इस केस में हुआ, इस केस की निटी-ग्रिटी क्या रही, इस केस में क्या-क्या हुआ, उसका मुझे पूरा आइडिया नहीं है। लेकिन तब के समीर वानखेड़े, इवन अगर आप देखेंगे जब वो एयरपोर्ट पे पोस्टेड रहे, तो अपनी ड्यूटी उन्होंने तब भी बहुत ईमानदारी से की। और जिस बैकग्राउंड से आते हैं, अगर आप समीर वानखेड़े का बैकग्राउंड देखेंगे, तो उनका बैकग्राउंड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मतलब आप उनकी पीछे की चीज़ें भी देखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि, मतलब मेरा नज़रिया अगर पूछेंगे तो एज ए सीनियर ऑफिसर मैंने उनको हमेशा अपराइट ही देखा। उनके ऊपर करप्शन के बहुत सारे चार्जेस लगे हैं,
जितना आपने साथ में काम किया, जिस दौर के समीर वानखेड़े को आप जानते थे, आपको लगता है वो करप्ट ऑफिसर? नहीं, मैं अगर मेरे से आप पूछोगे तो मैं नहीं मान सकता इस चीज़ को। अभी देखिए आपने ही बोला कि आरोप लगे हैं। आरोप लगे हैं, चीज़ें क्या निकल के आएँगी, नहीं निकल के आएँगी, मैं उस पे कमेंट नहीं कर रहा। इसीलिए मैंने पूछा कि जिस समीर लेकिन वानखेड़े को आप लेकिन जानते लेकिन थे। एज़ अ ऑफ़िसर जितना मैंने उनको देखा है, जाना है, मेरे लिए विश्वास करना बहुत मुश्किल है कि ऐसा इन्होंने किया होगा। क्योंकि आरोप ही है ना अभी, अभी दिखेंगे कि क्या हुआ, क्या आरोप नहीं तो हुआ। आर्यन खान पर भी थे। हाँ, तो आरोप हैं, तो आरोप का तो क्या ही कह सकते हैं, लेकिन जितना मेरी अगर आप पर्सनल ओपिनियन पूछ रहे हैं, मेरी पर्सनल ओपिनियन बहुत क्लियर है। जितना मैं जानता हूँ, मेरे हिसाब से आप एक कि आईआरएस ऑफिसर हो, जी, बड़े पद पर हो। जी, आर्यन खान का जो केस था, जी, उस पर आपका क्या नजरिया है? जैसे पूरा मामला गया, लाइमलाइट में आया, जो बातें निकल कर आई, समीर वानखेड़े का जो इन्वॉल्वमेंट रहा और अब जी, जो चल रहा है, जी। आई एम श्योर आप लोग भी उस पर स्टडी करते होगे, नजर नहीं, रखते ये तो होगे। जितना देखिए नॉर्मली क्या होता है कि केस में क्या होता है ना शुभंकर भाई, जिसका केस होता है ना, केस की जो निटी-ग्रिटी होती है, जो डिटेल्स होती हैं, उन्हीं को पता होती है कि केस में क्या रहा। जितना न्यूज़ में आया, न्यूज़ आपने ही फॉलो किया, न्यूज़ हमने ही फॉलो किया। हाँ, तो जितना मार्केट में आया नहीं, न्यूज। जितना जितना न्यूज़ में रहा, जितना बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि मतलब जैसे बाद में कोर्ट ने उनको बरी भी कर दिया, चीज़ें हुई हैं। अब चीज़ें सब जुडिशियल भी हैं, कई चीज़ों पे आरोप भी लगे हैं, कई चीज़ों में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की कमियाँ बताई गई हैं। लेकिन अभी फाइनलिटी क्या होगी, अब इस पे हम कुछ कमेंट अगर कर दें, तो मतलब प्रीमैच्योर होगा कुछ बोलना भी इस चीज़ के बारे में। क्योंकि चीज़ें अभी सब अंडर इन्वेस्टिगेशन है इसमें। हाँ, एक एक बेहतर हो सकता है कि भई अगर अगर आपको केस ही करना है, तो आप और बेहतर नज़रिया ले सकते थे और बेहतर तरीके से हैंडलिंग हो सकती थी, चीज़ें कर सकते थे। क्योंकि अभी सारे ऑफ़िसर्स के ऊपर आप देख रहे हैं आरोप लगे हुए हैं, कुछ-कुछ चल रहा है। तो इसके बारे में कुछ अभी अगर इस स्टेज पे कमेंट किया जाए तो बहुत प्रीमैच्योर होगा। आखिरी सवाल आपसे, इलाहाबाद का लौंडा देश के बाकी लौंडों से अलग कैसे होता है? ये पहला सवाल होना चाहिए था। देखिए इलाहाबाद जो है ना, अपने आप में अगर मैं बोलूँ तो एक वहाँ के लिए एक देश जैसा ही है। आप जो देश का लौंडे बोल रहे हैं ना, इलाहाबाद अपने आप में एक देश है। वहाँ की पाठशाला में जिसने पढ़ लिया ना, आपने एक शब्द बोला था ना डिप्रेशन, उससे कभी डिप्रेशन नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ हो सकता है। कइयों को डिप्रेशन में डाल सकता है, लेकिन खुद डिप्रेस नहीं हो सकता है। क्योंकि जो इलाहाबाद है, वो आपको बहुत कुछ सिखाता है शुभंकर भाई। मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें जो है ना, आपको क्वालिटी वहाँ से मिलती हैं, आपके सीनियर होते हैं वहाँ पे, जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हो। देखिए यूनिवर्सिटी क्या है कि आपकी पर्सनालिटी की ग्रूमिंग का पीक होता है, तो आप अपने वहाँ पे जब यूनिवर्सिटी में जाते हो, ऐसे प्रोफेसर मिलते हैं, ऐसे सीनियर मिलते हैं जो जीवन जीने का नज़रिया, आपको जीवन को देखने का नज़रिया, बहुत कुछ सिखाते हैं और बहुत कुछ पढ़ाते हैं। जब आप उस यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकलते हो ना इलाहाबाद में, और इलाहाबाद की जो बकैती है, जब उस दौर से आप गुजरते हो, जैसे इमरान प्रतापगढ़ी साहब भी बोल रहे थे, जब आप उस दौर से गुजरते हो ना, तो मतलब आपकी जो पर्सनालिटी की ग्रूमिंग हो जाती है, जिस लेवल की, जो अलग बनाती है आपको, वो शायद और जगह जो है ना, इस तरह की ग्रूमिंग नहीं है। वहाँ पे सीनियर जो होता है, उसकी खास क्वालिटी क्या होती है, आप अगर उसके जूनियर हो, अगर कहीं आपको मिल गया, तो वो आपको कहीं भी आप बैठे हैं, तो भाई वो सीनियर वाला ही बर्ताव करेगा। मान लीजिए अगर आप लोग हैं, छोटे हो तो छोटे हो, पेमेंट करनी है, कुछ चाय भी पिएगा तो सीनियर ही करेगा। अब जूनियर की ज़िम्मेदारी क्या हो जाती है, अगर सीनियर जूनियर के घर पे चला गया या रूम पे चला गया या हॉस्टल में चला गया, तो वो जब तक रहना चाहेगा तब तक रहेगा। अब पूरा सेवा भाव, सत्कार जूनियर उसकी करेगा। तो जो ये परंपरा है ना वहाँ की, जो सीख इससे मिलती है, जो अनुशासन इसमें दिखता है, वो अनुशासन और ये जो चीज़ें हैं ना, यही एक इलाहाबाद के लड़के को ना और जगह से अलग बना देती हैं। यही इसी वजह से 41%, 51% पाके कॉन्फिडेंस आता है हाँ, ये कि दुनिया हो जीत जाएगा। लेंगे, अभी भी आपकी तरह है ना कि सब कुछ ले लिया जाए तब भी फिर से कर लेंगे, क्योंकि क्लैरिटी है तो सब कुछ है। सारी दुनिया क्लैरिटी के लिए ही परेशान है प्रभु। लोग दूसरे के पास क्यों जा रहे हैं? क्लैरिटी लेने के लिए। उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, दूसरे से विश्वास माँगने जा रहे हैं, ढूँढ रहे हैं दूसरे में विश्वास अपना। और क्यों जा रहे हैं आप बताइए? अगर आपको पता हो कि इस सिचुएशन में मेरे लिए बेस्ट क्या हो, अगर आप कर सकते हैं, तो आप दूसरे के पास क्यों हालांकि जाएँगे? पता सबको होता है, लोग वैलिडेशन लेने आते हैं, पता भी होता है, कई बार लोग वैलिडेशन लेने जाते हैं डाउट में भी रहते हैं कि प्रभु। आप ये कह दोगे तो हम मान लेंगे, या हम आपसे सुनना चाह रहे हैं, आप क्यों ये वैलिडेशन चाहिए आपको? क्या आप इतने कमज़ोर हो कि आप दूसरे बोलेंगे कि शुभांकर आप अच्छा कर रहे हो, तो आप अच्छा कर रहे हो, दूसरे बोलेंगे शुभांकर आप अच्छा नहीं कर रहे हो, तो आप अच्छा नहीं कर रहे हो? हम तो कहते हैं भाड़ में जाओ। हाँ, आपको पता है आप क्या कर रहे हो। आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो। अगर आपको इतना ही बोध नहीं है, इतनी अवेयरनेस नहीं है कि आप जो काम कर रहे हो सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, एक्स वाई जेड बोलेगा सही है तो सही है, एक्स वाई जेड बोलेगा गलत है, तो आपका लेवल बहुत नीचे है सर।
आपको अपना लेवल अप करने की ज़रूरत है, अपनी अवेयरनेस का। तो और क्या है, इलाहाबाद के लौंडे के अंदर ये सब तो पहले दिन से भर दिया जाता है कि हाँ बेटा तुम जो कर रहे हो वही सही है, और उसको समझ के कर लो, थोड़ा सा बढ़िया हो जाएगा। एक लड़के को सबसे ज्यादा क्या ध्यान देना चाहिए अपने करियर में? पढ़ाई पे, फिटनेस पे, कैसे प्राथमिकता बनाए? जो लड़का नहीं, मैं बोलूँगा ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए कि एक इंसान को अपना, चाहे नौकरी हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे फिटनेस हो, एक इंसान को अपने, क्योंकि आप हेल्थ कोच भी बन गए हो, आप एक सक्सेसफुल यूपीएससी क्रैक करने के बाद जीएसटी ऑफिसर भी हो, तमाम चीजें और कर रहे हो। अगर आपको इस देश के लोगों को हाँ एक सलाह देनी हो, 140 करोड़ की आबादी को, कि जीवन में आप ये चीजें जरूर कीजिए, इनको प्राथमिकता बनाइए, क्या प्राथमिकता? देखिए मैं बोलूँगा फिट इज़ न्यू रिच। आजकल जो कंसेप्ट चल रहा है ना, अगर आप फिट हैं तो आप रिच हैं, क्योंकि सब कुछ आपको इस काया से ही भोगना है। अगर आपकी शरीर ही नहीं है तो सारी कुछ जो है सब कुछ बेकार है। जब काया से ही आपकी पूरी भोग है, काया से ही माया है, जितनी आपकी इंद्रियां हैं उस सुख के लिए आप परेशान हैं कि भाई मेरे को ये सुख चाहिए। सबसे पहले एटलीस्ट ये इंद्रियां जहाँ निवास करती हैं, जिस शरीर के अंदर हैं, उस शरीर को एक मंदिर की तरह आप मानिए। और उस मंदिर का, जैसे आप मंदिर में जाते हैं तो क्या होता है कि आप साफ सफाई करते हैं, नियमित जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और उस मंदिर के अंदर कोई गंदगी नहीं होने देते ना, उसी तरह से अपने शरीर को आप ट्रीट करिए कि ये शरीर आपकी मंदिर है। एक ही बॉडी मिली है इस जन्म में, इसी के अंदर आपकी आत्मा को रहना है, आपकी इंद्रियों को रहना है, सबको इसी के अंदर रहना है। तो इसका भी ध्यान वैसे ही रखा जाए जैसे उस मंदिर का हम रखते हैं, ताकि ये स्वस्थ रहे, फिट रहे, हेल्दी रहे, और आप जो कुछ जीवन में अचीव करना चाहते हैं, जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पहुँचे। क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ शुभंकर भाई कि लाइफ जो है ना, कंपास वॉच वाली होनी चाहिए, स्टॉप वॉच वाली नहीं। डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए लाइफ में। अगर आपका डायरेक्शन क्लियर है ना, तो आप जहाँ जाना चाहते हो धीरे धीरे पहुँच जाओगे। जैसे नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट रहता है ना, अगर डायरेक्शन लगा दिया नॉर्थ वाला तो आप पहुँच जाओगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि यार स्टॉप वॉच की तरह जो है, अभी 2 दिन 4 दिन की ज़िंदगी है, आज मैं ये कर लेता हूँ, फिर मैं उसको देख लूँगा, ऐसे कर लूँगा, वो नहीं। आपको बाउंड्री लाइन बनानी पड़ेगी, पहले दिन से बनानी पड़ेगी। और वो जो संतुलन है ना, अगर आप संतुलन बना लोगे तो कोई चीज़ नहीं छूटेगा। आपकी हेल्थ भी आपके साथ रहेगी, आपकी वेल्थ भी आपके साथ रहेगी, और आप उसको एंजॉय भी कर पाओगे। नहीं तो पता चला वेल्थ हो जाएगी, हेल्थ छूट जाएगी, हेल्थ हो रहेगी, वेल्थ नहीं मिलेगी, सब चीज़ में इम्बैलेंस हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू शुभंकर भाई। समय देने के लिए, और आई होप कि आपसे कुछ लोग सीखें। फिर हम आपसे मिलते हैं किसी और दिन इसके अगले एपिसोड में। थैंक यू।